नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और कमाल की वीडियो में। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हम रे ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा कमाल का चैप्टर है। लेकिन आप सब मेरे को बताओ कि भाई आपका पहला चैप्टर कैसा रहा। एंड इससे पिछली वाली वीडियो में हमने कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जाना, भाई वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो कैसे प्रोपोगेट करती है, उसके बारे में कुछ चीज़ें जानी, कितने टाइप्स होते हैं वो जाना। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का मतलब भाई हम लाइट की पढ़ाई करने वाले हैं दोस्तों। लाइट की पढ़ाई भाई ऐसे नहीं होती, लाइट की पढ़ाई होती है रे ऑप्टिक्स से। और ये भाई मैं अभी कहानी शुरू से बताऊँ तो यार रे ऑप्टिक्स का देखो, रे यानी लाइट की स्टडी है ना। अब आपको अगर बहुत पुराने टाइम मिल जाऊँ तो हमारे ये बंदे साहब थे, सर ये हर चैप्टर में निकल जाता है कोई बात नहीं भाई, ये हर चैप्टर में आ जाता है, ये पीछा नहीं छोड़ेगा दोबारा, है ना। न्यूटन साहब आए और इन्होंने बोला कि जो लाइट है हमारे पास वो पार्टिकल नेचर की है, यानी लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करती है, वो एक पार्टिकल है। यानी बहुत सारे पार्टिकल मिलकर अगर मेरे पास एक लाइट सोर्स है, लाइट जो आ रही है मेरे ऊपर से, तो इसके अंदर से पार्टिकल निकल रहे हैं बहुत सारे, है ना। लेकिन वहीं पर हाइगन साहब आए, है ना। और जब तक हाइगन साहब का ये चीज़ आई तब तक न्यूटन साहब निकल गए थे, इसलिए कोई पार्टिकल नेचर प्रूव करने को नहीं था। तो हाइगन साहब ने बोला कि नहीं, ये वेव है, ये जो है लाइट जो है वेव है, वो ऐसे ऐसे चलती है, मतलब समझ रहे हो, लाइट एक वेव है जो कि ऐसे ऐसे चलती है और ऐसे ऐसे करके ही प्रोपोगेट होती है। पूरे हमारे आसपास जो आ रही है वो पानी की लहर की तरह आ रही है, पानी में पत्थर फेंक तो वेव जनरेट होती है, वैसा ही कुछ। तो लेकिन फिर भाई इन दोनों के बाद है मैक्सवेल साहब, है ना। पहले भाई पार्टिकल नेचर माना, हाँ साइंटिस्ट लोगों ने बोला भाई नहीं ऐसा नहीं, लेकिन तभी भी लड़ाई चल रही थी इन दोनों के बीच में। ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने पार्टिकल बोला तो सारे लोग पार्टिकल मार रहे हैं और ये एकदम से आगे वेव बोल रहे तो सब लोग वेव मार रहे हैं, नहीं। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग 200 सालों तक लड़ाई चली थी, यहाँ पे 200 सालों तक इसी चीज़ पे लड़ाई चल रही थी कि भाई नहीं ये सही है, नहीं ये सही है, लेकिन वेव ही माना जा रहा था। लेकिन मैक्सवेल साहब आए और प्लैंक साहब आए, है ना, प्लैंक आए और उन्होंने बोला कि भाई ये जो है पार्टिकल ही है। अब बंदा सब कंफ्यूज, है ना, सारे लोग कंफ्यूज हो गए। इन्होंने अलग अलग थ्योरीज वगैरह दी, लेकिन फिर आए आइंस्टाइन साहब और आइंस्टाइन ने इक्वेशन वगैरह दी, E=mc² वगैरह, और इन्होंने बताया कि भाई ये चीज़ जो है ना देखने वाले के नज़रिए से है। तुम सोच रहे हो, मतलब कहीं पे अगर तुम ये मान रहे हो कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और दूसरा बंदा मान रहा है ये नहीं हो सकता, लेकिन तीसरा इतने ज़्यादा दिमाग वाला बंदा आ गया कि मतलब वो भाई कंफ्यूज ही कर दे रहा है बंदे को। वो कह रहा है कि भाई तेरा भी बात सही है, तेरी भी बात सही है, और इनने सब कुछ ऐसा नहीं कि बस कह रहे हैं, पूरी मैथमेटिकल इक्वेशंस और सब कुछ प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, तब जाके ये सारी चीज़ें होती हैं। और इन्होंने बताया कि लाइट के दोनों नेचर हैं, डुअल नेचर। अरे ले मैया, डुअल नेचर आ गया। ये कह रहे हैं कि लाइट वेव भी और पार्टिकल भी है। तो सच्चाई तो अभी तक यही मानी जा रही है ना, कि वेव जो लाइट जो है वो वेव भी है, पार्टिकल भी है। लेकिन हु नोज कि आप में से कोई साइंटिस्ट बने और आप में से कोई ये चीज़ अभी गलत प्रूफ करे, या कुछ भी हो सकता है भाई। देखो, क्योंकि ये भी तो हम मान ही नहीं रहे थे ना कि पार्टिकल है, वेव है। हो सकता है यार ये भी कुछ ना हो सकता है कुछ भी हो सकता है भाई। फिजिक्स बहुत डीप है भाई, अगर बहुत डीप में जाओगे तो। लेकिन हमें यहाँ पे स्कूल के हिसाब से पढ़ना है, ये सब आपके स्कूल में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, हम इस चैप्टर के अंदर पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे, इसके अगले चैप्टर में वेव नेचर पढ़ेंगे, और जो इसका अगला चैप्टर है मतलब डुअल नेचर, है ना, उसके अंदर हम देखेंगे कि ये दोनों पार्टिकल और वेव कनेक्टेड कैसे आखिर। तो इसे अभी हमें पढ़ना है पार्टिकल नेचर, ये लाइट पार्टिकल की तरह कैसे वेव करती है। और हम इस चैप्टर में लाइट को जो भी मानेंगे वो पार्टिकल ही मानेंगे, कि लाइन सीधी चल रही है, हम वेव नहीं मानेंगे, वेव की पढ़ाई नहीं। शुरुआत करते हैं बहुत बेसिक से, और बेसिक से हम एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे। यहाँ पे मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ, प्लेन मिरर। और बहुत सारे बच्चों को ये आता होगा, एक बार देख लो फिर भी रिवाइज हो जाएगा, है ना, वरना तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मान लो मेरे पास एक प्लेन मिरर है, अगर मैं एक खुरदुरी साइड बनाता हूं तो इसका मतलब मिरर की जो चमकने वाली साइड है वो इस साइड है, और ये है मेरे पास प्लेन मिरर। क्या है मेरे पास? प्लेन मिरर। अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, सर ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट आपकी शक्ल हो सकती है, आपके दोस्त की शक्ल हो सकती है, या किसी और की शक्ल, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी यहाँ पे चीज़ रखी हुई है। अगर मैं इसके अंदर से एक लाइट निकालता हूँ, मान लो मैं एक लाइट निकाल रहा हूँ, सर आप एक ही लाइट क्यों निकाल रहे हो? बेटा एक लाइट अगर मैं कह रहा हूँ मेरे को आपको कैमरे में दिख कैसे रहा है, आपको अपनी आंखों में कैसे दिख रहा है, ये लाइट मेरे पास लगी हुई है, ये लाइट में से लाइट मेरे ऊपर आ रही है, फिर ये टकरा के आपके ऊपर जा रही है। अभी हम पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम पार्टिकल की तरह इसको देखेंगे। पार्टिकल आ रहा है, लाइट मेरे ऊपर आई, कैमरे में गई, कैमरे से तुम्हारी आंखों में जा रही है। क्या बात समझ में आई? तो मैं यहाँ पे इतनी सारी लाइट आ रही है मेरे पास तो करोड़ों लाइट आ रही है। तो करोड़ों लाइट को ना लेते हुए मैं रेफरेंस के लिए एक लाइन लेता हूँ। ये सर आप 10th और 9th में पढ़ के आए हो, जो बच्चा नहीं पढ़ के आया उनको लिए बता देता हूँ। तो मैं एक लाइन ले रहा हूँ, है ना, और मान लो यहाँ शीशे के अंदर मेरी फोटो बन रही है। मान लो ये मेरे पास फोटो है ना, ऐसे करके फोटो है, ये मेरी यहाँ साइड है, तो मेरे को इसकी उल्टी दिखती है ऐसे फोटो। और मान लो कि मेरे पास एक लाइट यहाँ से निकल रही है और ये ऐसे जा रही है, और ये यहाँ पे कहीं मीट हो रही है। अब मैं अगर इसको रियल लाइफ में देखूँ तो ये तो कभी रियल लाइफ में मीट हो ही नहीं रही, और ये तो मिरर के अंदर हो रही है। यानी ये मिरर है मेरा, ये मेरा शीशा है, शीशे के अंदर मेरे को अपनी शक्ल दिख रही है। मैं यहाँ से अपनी शक्ल देख रहा हूँ तो यहाँ मेरे को अपनी शक्ल दिख रही है। क्या बात समझ में आई? तो अगर जब ये शीशे के अंदर बन रही है तो मैं बोल रहा हूँ वर्चुअल है, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट हमेशा आ जाता है, यानी इमेज मेरी वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। हो सकता था कि ये मेरी रियल इमेज भी बन जाए, है ना, हम अभी आगे पढ़ेंगे, रियल इमेज भी बन सकती है। लेकिन प्लेन मिरर में जो मेरे साथ हो रहा है इसको बोलता है मैं रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन से ही मेरे को चीज़ें दिखती हैं। मान लो कि मतलब रिफ्लेक्शन हो रही है, ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि जब लाइट यहाँ से होकर रिफ्लेक्ट हो रही है, ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, यानी टकरा के वापस आना लाइट का, तो अभी मेरे को तो ये इमेज दिख रही है यहाँ पे, है ना, यहाँ से करोड़ों लाइट जा रही होगी। लेकिन रेफरेंस के लिए हम एक ही बनाएंगे, क्योंकि करोड़ों बनाऊंगा तो डायग्राम मतलब बहुत ही गंदा हो जाएगा, तुम खुद ही देखो।
तुम खुद ही देखो। और ये सारी लाइट यहाँ पे जाके मीट हो रही है। जब ये यहाँ पे जाके मीट हो रही है तो ये मेरी आंखों में टकरा के वापस आ रही है और मेरे को यहाँ से ऑब्जेक्ट शीशे के अंदर दिख रहा है। और इसी चीज़ को बोल रहे रिफ्लेक्शन। सर यहाँ पे वो आता है, एक पॉइंट आता है मेरे पास, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। सर फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, ये हमने है ना बहुत सारे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। फील्ड ऑफ व्यू, हमसे बोलेगा फील्ड ऑफ व्यू तुम्हारे पास इतना है या फिर फील्ड ऑफ व्यू निकालो। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ तक तो मेरे को दिखेगा। अगर मैं अपनी आँख यहाँ पे लगाऊँ, है ना, मैं अपनी आँख यहाँ पे लगा लूँ, तब तक तो मेरे को दिखेगा। लेकिन मान लो मैं शीशे के यहाँ आ गया या शीशे के पीछे चला गया, तब तो मेरे को भाई ये वाली इमेज दिखेगी नहीं, है ना। शीशे के जब तक यहाँ हूँ तभी तो मैं अपनी शक्ल देख पा रहा हूँ। तो इस चीज़ को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। कहाँ तक मैं अपनी शक्ल देख पा रहा हूँ, मान लो यहाँ तक या यहाँ तक, या जहाँ तक भी तुम शीशे के अंदर अपनी इमेज देख पा रहे हो, या अपनी इमेज या फिर वर्चुअल इमेज या अपनी इमेज को। अब मैं चैप्टर को शुरू करता हूँ। एक कहानी यहाँ पे ध्यान से सुनो। इस चैप्टर के अंदर आपको दो चीज़ें पढ़नी है। पहली तो है रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन है, और दूसरी मेरे पास है रिफ्रैक्शन। क्या सबको रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन का मतलब पता है? रिफ्रैक्शन, है ना। क्या सबको रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का मतलब पता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का टकरा के वापस आना। रिफ्रैक्शन का मतलब मेरे पास होता है किसी चीज़ में से, मतलब अगर ये लाइट है ना, और ये मीडियम में जा रही है और ये अगर मीडियम से थोड़ा बेंड होती है तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जो कि हमें लाइट दिखती भी है वो बेंड हो रही है। अब मेरे पास अगर कोई सरफेस है, मान लो सरफेस है ना, और इस सरफेस पे अगर मैं लाइट मारता हूँ, अगर मैं इसके ऊपर लाइट मारता हूँ तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल सर क्या है? नॉर्मल बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होती है, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, है ना। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी, जैसे वो तुम्हारे लिए इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये एक ऐसी लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है हमारे प्लेन से। और अगर मैं यहाँ पे कोई लाइट भेजता हूँ तो वो लाइट मेरी हो सकता है कि यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए, है ना, हो सकता है वो यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाए, अगर डेंसर हो या फिर लाइटर मीडियम हो, कुछ भी हो। ये मीडियम 1 है ना, ये मीडियम 2 है। मान लो मीडियम 2 ज़्यादा डेंसर है तो हो सकता है लाइट इधर की तरफ मुड़ जाए। अगर लाइट होगा तो इधर की तरफ मुड़ जाएगी। सब कुछ आप 10th में पढ़ के आ चुके हो, है ना। और हो सकता है कि कुछ एब्जॉर्ब हो जाए। सर एब्जॉर्ब से आपको क्या मतलब है? लाइट एब्जॉर्ब भी होती है। या आपको मार्कर काला क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो लाइट टकरा रही है, ये मार्कर की जो इंक है वो इसको एब्जॉर्ब कर ले रही है। यानी कि सर काला जो हमारे पास ब्लैक कलर होता है वो लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेता है ना। और ये पीछे व्हाइट जो है ये पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक्चुअली लाइट जो होती है वो व्हाइट कलर में ही होती है जो सन से आ रही होती है। हमें ये कलर आपको क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो शर्ट का कलर है वो ऐसा हो गया है कि मतलब ये बाकी कलर को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर ले रहा है, और जो बाहर की तरफ फेंक रहा है वो सिर्फ ग्रीन कलर फेंक रहा है, तभी आपको दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है ग्रीन कलर को अंदर रख रहा है, नहीं, बाकी सारे कलर को अपने अंदर रख लिया। बाकी जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो अपने अंदर से निकाल रहा है, वो मेरे पास यहाँ पे ये वाला कलर है। अगर मैं यहाँ पे लाइट को बंद कर दूँ तो यहाँ पे मेरे पास अभी कोई लाइट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे चीज़ें जीरो हो गई। लाइट नहीं है तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, रिफ्लेक्शन नहीं हो रही तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। यानी अंधेरे का मतलब ये होता है कि लाइट का ना होना। लाइट का हो, अगर लाइट है तो वाइट लाइट है ना। अगर कलर दिखाई दे रहे हैं तो कलर का मेन रीज़न यही है कि इलेक्ट्रॉन जो है कुछ एनर्जी अपने पास रख रहे हैं और जो बाकी बची हुई है वो अपनी दे रहे हैं। और प्रॉपर्टी यही है कि मेरी लाइट हो गया। अब अल्लाह क्या होगी? ओके यहाँ से बेटा आपको कुछ लॉज पढ़ने हैं, है ना। यहाँ पे लॉज आते हैं। लॉज ऐसी चीज़ होती है जो कि लिख दी जाती है। वो कैसे आती है ये हम मैथ से प्रूफ नहीं कर सकते। लॉ मतलब ऐसी चीज़ होती है जो कि भाई लिख दी है, एक्सपेरिमेंटली आई है, यहाँ पे आप इसको निकाल नहीं सकते। तो जल्दी से हेडिंग लगाइए अपनी कॉपियों में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं। पहला लॉ जो है हमारा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जिसको हम वेव ऑप्टिक्स में प्रूव भी कर देंगे। और सेकेंड लॉ है कि हमारे पास इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन सेम प्लेन। यानी कि अगर मेरे पास सेम प्लेन, यानी मेरे पास अगर मान लो ये कोई चीज़ है ना, मान लो यहीं से लाइट आ रही है, इस बोर्ड के ऊपर टकरा रही है और कैमरे में जा रही है, तो क्या ये चीज़ें एक ही प्लेन में हो रही है? क्या ये चीज़ें एक ही प्लेन में हो रही है? सर कौन सा प्लेन? ये वाला प्लेन दिख रहा है आपको, इधर वाला। लाइट यहाँ से टकरा रही है और यहीं पे मैं एक नॉर्मल बना दूं, मार्कर, मान लो मेरा मार्कर है तो ये मार्कर नॉर्मल है और यहीं से लाइट आपकी कैमरे में जा रही है। यानी ये सारा कुछ एक प्लेन में हो रहा है, ये वाले प्लेन में। अगर मैं यहाँ पे एक मान लो सरफेस बना रहा हूँ, है ना, ये सरफेस है और यहाँ पे लाइट आई, और जो लाइट आई वो भी इसी बोर्ड के प्लेन में, मान लो बोर्ड है तो इस बोर्ड के अंदर ही रहेगा, कुछ भी 3D में नहीं आ जाएगा। प्लेन का मतलब इसी प्लेन में रहेगा। अगर मैं यहाँ पे लाइट को मार रहा हूँ तो मान लो ये लाइट मेरे पास रिफ्लेक्ट हो गई, तो जो यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट हुई है और ये जो नॉर्मल आया, मैं नॉर्मल बना रहा हूँ परपेंडिकुलर सरफेस से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, तो ये नॉर्मल बना है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये सारा कुछ इसी बोर्ड में मैं बना पा रहा हूँ। मेरे को 3D की जरूरत नहीं पड़ रही। तो ये हमारा सेकंड लॉ कहता है और ये बोर्ड्स वगैरह में ज़्यादा आता है। तो यस, इसको नोट करें और इसको याद करें। और दूसरा हमारा फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है कि जो एंगल आई है, यानी यहाँ से जितना नॉर्मल बनाएगा, नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल ये बनाएगा नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड ले भी। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे।
तो ये सारे लॉ हैं, इसको जल्दी से आप नोट करें। अब मैं बढ़ता हूँ प्लेन मिरर, एक मिरर की तरफ, स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर। सर ये स्पेरिकल क्यों लगा रखा है, क्या ये गोल से बनते हैं? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तुम एक गोला ले लो, है ना सर। गोले पे तो हम रहता हूँ, हाँ वही वाला गोला नहीं। मान लो एक स्पेयर ले लिया, इस स्पेयर के अंदर मैंने इतना हिस्सा तोड़ के अपने पास रख लिया, और इधर मैंने पीछे इसके पॉलिश कर दी। जब पीछे पॉलिश कर दी तो ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और मान लो इसी में मैंने थोड़ा सा और तोड़ा, और इस बार मैंने यहाँ से कर दी पॉलिश। तो जब मैंने इधर से पॉलिश करी तो ये वाला सिरा हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये वाला जो मेरे पास मिरर आता है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ बल्ज आउट है, और ये अंदर की तरफ, ये अंदर से रिफ्लेक्शन कर रहा है, तो मेरे पास ये होगा कॉनकेव। सर कॉनकेव से आता है केव, केव मतलब गुफा, जो गुफा जैसा दिखता है वो हमारा कॉनकेव होता है। ये इसका नेचर होता है डाइवर्जिंग। इसका नेचर होता है कन्वर्जिंग, यानी ये लाइट को एक जगह कन्वर्ज करता है, एक जगह इकट्ठा करता है, ये फैलाता है लाइट को। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ये बनते कैसे हैं, तो ये भाई ऐसे ही बनाए जाते हैं। मतलब मान लो ये रेडियस है ना, ये रेडियस है, और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पतले लेंसेज, यानी जो हमारे लेंस होंगे ना वो कुछ ऐसे होंगे, हमारे जो शीशे होंगे वो कुछ ऐसे होंगे। हमारे सिलेबस में बहुत पतले हैं, इतने मतलब इतने सीधा, आपको लगेगा सीधा है। तो मान लो यहाँ पे सीधा बहुत, इसका रेडियस बहुत बड़ा मान लो, तो जो इसकी फोकल लेंथ होगी ना वो इसके रेडियस के बराबर होगी। फोकल लेंथ यानी रेडियस, तो आप ऐसा कुछ समझ सकते हो। और बाकी यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। ये मान लो मेरे पास लेंस है ना, मतलब मिरर है, सॉरी मैं लेंस बोल रहा हूँ। मेरे पास मान लो ये एक मिरर बन गया है ना, ये है कॉनकेव मिरर। तो ये जो चीज़ है इसको मैं पोल बोलता हूँ। इसका एक फोकस पॉइंट होता है, सारी लेंस के लिए अपना अलग अलग एक फोकस पॉइंट होता है, अलग अलग डिस्टेंस पे। यहाँ पे एक सी मेरे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से मैं कितना भी लंबा किसी को खींच लूँ, है ना, कितना भी लंबा हो सकता है किसी का भी, है ना। यहाँ पे सी मेरे पास है और यहाँ पे ये एफ है, यानी एफ का मतलब मेरे पास फोकस पॉइंट, और यहाँ पे सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पी से मेरे पास है पोल। अगर मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखता हूँ, मान लो मैंने एक एरो उठा के रखा, मार्कर रख दिया अपना, तो लाइट मेरे पास यहाँ से जाएगी। अगर मैं फोकस से इसको बनाऊँ, है ना, और एक सी से ले ले आऊँ, तो मेरे पास ये कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है। और ये सारे केसेस आपने 10th क्लास में जरूर पढ़ के आए होंगे। भाई नहीं पढ़ कर आए तो क्या कर रहे हैं आप, इसको एक बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको समझाने के लिए पूरा मना करेंगे, और मैं भी बैठूँ तो वन शॉट नहीं बन पाएगा। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे खिसकाऊँ, तो जैसे जैसे मैं इसको आगे खिसकाता रहता हूँ, इमेज मेरी पीछे आती रहती है, यानी अगर मैं सी पे बना दूँ ऑब्जेक्ट को अगर मैं सी पे बना दूं, तो आपको ये तो पता ही होगा ना, 10th में पढ़ के आए हो, तो मैं इमेज भी मेरी कहाँ बनती है, नीचे की तरफ बनती है। और अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस के पास रख देता हूं, तो इमेज मेरी इन्फिनिटी पे बनती है। और अगर मैं इन्फिनिटी से लाइट लेकर आता हूं, मान लो कहीं से भी आ रही है, बहुत दूर रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, तो मेरा जो मेरी इमेज है वो फोकस के ऊपर बनती है ना। कैसे बनाते हैं, ऐसे, हाँ। तो जो इमेज है मेरी फोकस के ऊपर बनती है, मान लो ऐसे जा रही लाइट, एक सीधी लिया है, तो फोकस के ऊपर ही बनती है ना। 1/f = 1/u + 1/v, जो कि आपको बताइए। यहाँ पे हमारा v क्या है, v है हमारा ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, और ये u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है सी के पीछे, बियॉन्ड सी रखा हुआ है। और बियॉन्ड सी रखने के बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो इमेज मेरी जो है फोकस और सी के बीच में बन रही है। तो ये मेरे को डेरिवेशन करनी है, और डेरिवेशन के लिए मेरे को ये डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम मैंने बना लिया, मैंने इमेज के पॉइंट को ले लिया b, और इसको ले लिया a, c मेरे पास एक पॉइंट है, और f फोकल लेंथ से पीछे बन रहा है। एफ का वैसे कोई काम नहीं है, लेकिन एफ और सी के बीच में बन रही है इमेज, और इमेज को लिया मैंने a' और b', है ना। इसको एंगल मान लिया, एंगल मैंने यहाँ पे अल्फा मान लिया, जो कि एंगल का भी इस डेरिवेशन में कोई काम नहीं है। इस डेरिवेशन को बहुत सारे टीचर बहुत लंबा खिंचवाते हैं और बहुत गलत तरीके से कराते हैं, बट ये सबसे ईजी वे है जिसको आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा है। यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल लेने हैं। सबसे पहले मैं लूंगा ट्रायंगल ABP। ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, मैं आपको मार्कर से दिखाता हूँ, है ना। ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, है ना। ये वाला ट्रायंगल लिया, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया सर, दूसरा ट्रायंगल हमने लिया A'-B'-P, ये छोटा वाला, है ना। इन दो ट्रायंगल को लोगे और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे, है ना। सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर प्रूफ करेंगे। ये सिमिलर का साइन होता है, सिमिलर प्रूफ कर देंगे। सर कैसे, यहाँ पे देखो इन दोनों का जो एंगल है अल्फा इज सेम फॉर बोथ, है ना। इनका जो अल्फा है वो बहुत सेम है, और यहाँ पे राइट एंगल है, यहाँ पे भी एंगल है। दो एंगल अगर सेम हो जाते हैं तो वो ट्रायंगल क्या होता है, वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। इसको कुछ बीपीटी बोलते हैं ना। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई साइड के रेशियो कौन सर, AB ये वाली साइड, और A'-B' ये वाली साइड। ये किसके बराबर होगी, ये होगी BP और B'-P', यानी ये और ये इनका रेशियो सेम है। और वैसे ही हमने दूसरा ट्रायंगल ले लिया, सेकंड ट्रायंगल, है ना। सेकंड ट्रायंगल में जब हमने देखा तो हमने लिया ये वाला ट्रायंगल, और हमने एक लिया ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों में ये वाला एंगल सेम है,
और बाकी 90 डिग्री तो है ही, यानी इससे भी ये वाली बात प्रूफ हो गई। और देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी? मैं बोलूँगा हाँ। तो फर्स्ट और सेकंड को मिला के मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, यानी मैं इन दोनों को कर सकता हूँ। अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल हुआ, राइट हैंड भी इक्वल हुआ तो मैं इसके अंदर बीपी को क्या लिख सकता हूँ सर? बीपी जो है ना, अगर मैं बी और पी में देखूँ तो ये मेरा का पूरा का पूरा सर यू है। यू सर क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और अगर मैं वहीं पे देखूं कि बी डैश पी डैश क्या है, यहाँ पे बी डैश पी डैश, ये मेरे पास वी है जहाँ पे मेरी इमेज बन रही है, यानी इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। तो मैंने यहाँ पे वी लिख दिया। और सर बीसी बेटा गलत बात होती है, बीसी गंदी बात होती है, तो बीसी की गंदी बात को हटा के मैं यहाँ पे इसको मैं क्या लिख दूंगा सर? बीसी क्या है? बीसी मेरे पास है ना ये है, तो इसको निकालने के लिए बीपी में से सीपी को माइनस कर दूंगा, तो बीपी में से सीपी को माइनस कर दिया, मेरे पास बीसी ही आएगा। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख दिया है मैंने, सेम नीचे वाले को भी कराए। और मेरे पास ये जो इक्वेशन आई है और ये जो इक्वेशन आई है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सामने कुछ ऐसी इक्वेशन निकल कर आएगी। और यहाँ पे आर की जगह आप रख दो 2f। सर आर को 2f क्यों रख सकते हैं? बिकॉज थिन लेंसेज है, यहाँ पे जो आर है वो 2f के ही बराबर होगा। तो यहाँ पे जब मैं 2f रखूंगा ऐसी कुछ इक्वेशन आएगी और इसको यू वी एफ से डिवाइड करूंगा, यू वी एफ से डिवाइड करूंगा। देखो अगर मैं यहाँ पे यू वी और एफ से डिवाइड करता हूँ, यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, 1/b बच गया मेरे पास। यानी कि यहाँ पे जो और 2 से भी डिवाइड कर ही देना है ना, 2 से भी डिवाइड करना है, 2 यू वी एफ से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। एंड हेंस ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो चुका है। इसके अंदर साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है कि आप जो यहाँ पे वी और यू ले रहे हो जब यहाँ पे, तो आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि इसमें तो आ गया रैंडम, हमने नहीं लिया क्योंकि सारी चीजें पॉजिटिव ही थी, लेकिन आगे आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो, प्यारे बच्चों इधर देखो, इधर देखो। डेरिवेशन ऑफ, डेरिवेशन ये किसने बना दिया? डेरिवेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, मेरे को तुम्हारी दिल की आवाज़ आ गई दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं वहाँ से सुन लेता हूँ, दूर हूँ तो क्या हुआ? मैग्निफिकेशन भाई देखो, मैग्निफिकेशन में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक ऐसे ही पुराना वाला डायग्राम बना लेना है पूरा। यहाँ पे मैंने एक अपने तुम्हारे दोस्त को ले लिया, कोई बी के एल है, कोई बात नहीं, इसको ले लिया हमने। यहाँ पे जहाँ पे खड़ा हुआ है इस पॉइंट को ए माना, जहाँ पे ऊपर है इसका ऊपर वाला सिर्फ मैंने बी मान लिया है। सेम जो इसकी इमेज बन रही है उसको ए डैश और बी डैश मान लिया है। यहाँ पे हमारा पी पॉइंट है यानी कि पोल, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको एफ और सी से डिनोट करते हैं रिस्पेक्टिवली, है ना। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो इमेज है हमारी वर्चुअल और इरेक्ट है। यहाँ पे आपको करना है क्या, यहाँ पे आपने जो पहले वाले इससे पहले वाली डेरिवेशन में करा था सेम तेरे को वही करना है, लेकिन इस बार सेकंड इक्वेशन पे आ जा। सेकंड इक्वेशन पे जैसे ही तू आएगा यहाँ पे तेरे को देखने को मिलेगा ए बी और ए डैश बी डैश और बी पी और बी डैश पी डैश। ये कैसे आया सर? ये वही करके आया जो एंगल की हमने अभी एंगल ए क्राइटेरिया से जो करा था वही आ गया फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ पे ए बी क्या है सर? ए बी में बस ए से लेके बी तक का, सर ए से बी से, ये तो इस बंदे की हाइट है ये इस बंदे की हाइट है जो कि मेरी बहुत कम है कोई बात नहीं, गहरी बात नहीं करनी। देखो यहाँ पे ए से बी जो है इसकी हाइट है, तो मैंने लिख दिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ए डैश बी डैश को देखो तो ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज, यानी इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों उसकी जगह डाल दिया। अगर मैं बीपी को देखो, बीपी क्या है? बीपी कहाँ पर है? बी सर ये है, पी सर ये है। सर बीपी तो यहाँ पे जा रहा है, कुछ गड़बड़ी है क्या? कुछ गड़बड़ी है क्या? बीपी, अरे सर बी यहाँ पे बीपी हो गया ना, तो ये वो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। और अगर मैं बी पी डैश को देखूँ, है ना, बी पी डैश को देखूँ तो ये मेरे पास वी हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे डालूँ और मेरे पास इक्वेशन ऐसी बनकर आती है तो मेरे पास फॉर्मूला तो डिराइव हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी मेरे पास माइनस का साइन नहीं आया है ना। एक यहाँ पे माइनस का साइन होता है, आप सबको पता होगा, फॉर मिरर फॉर्मूला, फॉर मिरर देयर इज नेगेटिव साइन। लेकिन आफ्टर साइन कन्वेंशन, अगर मैं देखूं साइन कन्वेंशन हमने यहाँ पे नहीं लगाया था, आप भी ऐसा कर सकते हैं, साइन कन्वेंशन बाद में लगा सकते हैं, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। मैं सच बताऊं ये डेरिवेशन पेपर में लास्ट 10 सालों से नहीं आई है, पता नहीं कोई पूछता भी है कि नहीं पूछता, लेकिन हाँ क्या पता इस बार पेपर में आ जाए। बट देखो सीबीएसई जैसी हरकत कर रहा है भाई, कोई भी नहीं जानता क्या हो जाए फिजिक्स में। बट यस, यहाँ से हमको पढ़ना है रिफ्लेक्शन। अभी हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ये होता है, मेरे पास ये सरफेस से अगर लाइट टकरा के वापस जाती है तो मैं इसको बोलता हूँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। बाकी आपको ये नहीं पढ़ना, आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना है ये क्यों होता है। तो ये तो रिफ्लेक्शन की कहानी है। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि ये लाइट जो है बैंड हो जाती है। अगर किसी ओपेक सरफेस में, ओपेक मतलब ये जो ओपेक है ना, इसके आर पार नहीं देख सकते। अगर कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है, मान लो एक पन्नी है मेरे पास, उस पन्नी के मैं आसपास देख पा रहा हूँ लेकिन क्लियर नहीं दिख पाता। क्यों सर क्लियर क्यों नहीं दिख पाता? मार्कर जरूर गिरता है भाई। सर क्लियर क्यों नहीं दिख पाता? क्योंकि यार वो है ना, लाइट थोड़ी बैंड हो जाती है। सर क्यों बैंड होती है? बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी ऑफ मीडियम, यानी मीडियम के चेंज होने से लाइट की स्पीड चेंज होती है, विच कॉज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट।
यानी अगर लाइट चेंज हो रही है, लाइट की स्पीड चेंज हो रही है, तो वो अपना रास्ता भी बदल लेती है, यानी थोड़ी सी मुड़ जाती है। सर कहाँ पे मुड़ती है? एकदम इस कोने पे मुड़ जाती है और फिर यहाँ से तो सीधी चलती है, बिकॉज रेक्टिलिनियर मोशन होता है लाइट का, यानी लाइट जब भी चल रही है तो वो सीधी ही चलेगी, है ना। एक कर्वीलिनियर मोशन होता है, एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन मतलब ऐसे कुछ कि मोशन ऐसे हो रहा है, और रेक्टिलिनियर मतलब सीधा हो रहा है। अब आपको शायद ये इसको याद रह जाएगा, लेकिन रिफ्रैक्शन का मतलब तो आपने समझ लिया। मेन बात हमको यही समझ ली थी कि यार डेंसिटी चेंज होने पे, मान लो ये एयर है ना, और ये वाटर है, तो क्या वाटर एयर से ज़्यादा डेंस होता है? हाँ सर, ये तो हमें पता है कि एयर जो है वो कम डेंसर होता है और वाटर ज़्यादा डेंसर होता है। तो मैं कहूँगा कि एयर से जब वाटर में जब लाइट जा रही है तो थोड़ी सी बेंड हो रही है, इसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन पूरा क्लियर हो जाएगा, बिकॉज रिफ्रैक्शन देखो होता कहाँ पे है। मान लो मेरे पास ये एटमॉस्फेयर है ना, ये अर्थ है, पहले इसके ऊपर पूरा टॉपिक था लेकिन अब नहीं है, अब छोटा सा समझ लो, बस समझने के लिए बता रहा हूँ कि मान लो ये सन है ना, या फिर मान लो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। अगर मैं यहाँ पे स्टार की बात करूँ, स्टार आपको ट्विंकल करते हुए क्यों दिखते हैं ना, क्योंकि यहाँ से जब स्टार में से लाइट आ रही होती है तो हमारे आसपास कुछ गैसेज है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है और कुछ अदर मॉलिक्यूल्स वगैरह, तो हमारे अर्थ के आसपास कुछ गैसेज है। तो जब ये लाइट यहाँ से आती है तो क्या मीडियम चेंज हुआ? क्या यहाँ ये वैक्यूम में थी, स्पेस में, तो क्या जब ये इसके अंदर आएगी, जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आएगी तो यहाँ पे इसको बहुत सारी गैसेज दिख रही है, और मीडियम चेंज होने पर क्या होता है? मीडियम चेंज होने पे बेटा रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन जब होता है तो लाइट यहां से इधर बैंड होती है, कभी इधर बैंड होती है, और फिर जाके मान लो आपका दोस्त यहां पे आप ही खड़े हुए हैं तो वो आपकी आंखों में जाती है, और जब ये बहुत बार अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो हमको स्टार ट्विंकलिंग होते हुए देखने को मिलता है। और वैसे ही सेम मान लो सन आपको यहां दिख रहा है ना, लाइट यहां से आ रही है, लेकिन यार लाइट यहां से बैंड हो गई, लेकिन अगर मैं बात करूं लाइट यहां पे बैंड होगी तो आपको सन यहां पे दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में सन यहां पे है, तो इसको भी बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना। और यहाँ पे ब्लर ग्लास आपने देखा होगा कि आजकल बाथरूम वगैरह में ग्लास लगा देते हैं, कांच के शीशों में नहा रहे होते हैं, लेकिन वो मतलब पूरा नहीं दिखता, थोड़ा बहुत उसमें दिखता है लेकिन जो पूरा नहीं दिखता। लेकिन हाँ समझो जो मतलब धुंधले से कांच की ग्लास होते हैं ना, उसके अंदर क्या हो रहा है भाई, वो तो पूरा भी नहीं दिख रहा, ऐसा भी नहीं दिख रहा कि मतलब पूरा यार बार दिख जाए, थोड़ा ब्लर सा रहता है, तो वो भी हमारा यहाँ पे रिफ्रैक्शन कर रहा होता है। अगर मैं बात करूँ ट्यूबलाइट की, तो ट्यूबलाइट में आपने देखा होगा बाहर पट्टी लगी रहती है, मतलब ये बल्ब है ना। अगर मैं ट्यूबलाइट की बात करूं तो ये ट्यूबलाइट रखी हुई है ना, लगी हुई जो ये एक बार अपने घरों में देखना, उसके ऊपर एक वाइट कलर की पट्टी सी बंधी रहती है, तो वो जो डायरेक्ट लाइट आ रही है ना, जो उसके अंदर एलईडी लगी हुई है, उसको वो सॉफ्ट कर रहा है, लाइट को है ना थोड़ा इतना सॉफ्ट बना दे रहा है ताकि वो आपकी आंखें तो जब आपकी आंखों पे चुभे ना, वो ऐसा बना दे रहा है। वो भी क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ये तो 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं। अब हमें आगे बढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी हमने रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े थे। पहला लॉ क्या था? पहला लॉ था कि यार इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड ले ये एक प्लेन में लाई करेगी, और दूसरा लॉ क्या था? दूसरा लॉ था कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई। ये किसका था? ये रिफ्लेक्शन का था। लेकिन अब हमें रिफ्रैक्शन का पढ़ना है। सर रिफ्रैक्शन लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना है ना, तो यानी यहाँ पे ले लेते हैं एयर मान लो, और यहाँ पे ले लेते हैं ग्लास। सर ग्लास क्या है? सर ग्लास डेंसर है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो अगर मान लो ये आपका नॉर्मल है। सर नॉर्मल क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन जो कि परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। मान लो मैं यहाँ से किसी थीटा एंगल पे, एंगल हमेशा नॉर्मल से मांगेंगे। भाई नॉर्मल बनाया ही क्यों जाता है? नॉर्मल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, क्योंकि एक 90 डिग्री का एंगल मिल जाता है, और ये जो एंगल आप लेते हो ये नॉर्मल से ही लेके रहते हो। जो इंसिडेंट रे का एंगल है वो नॉर्मल से ही लोगे, तभी आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी आगे जाके। मान लो ये एंगल आई है ना, और अगर ये मेरे पास मान लो एयर है और ये ग्लास है, तो अगर डेंसर मीडियम में जा रहे हो तो टूवर्ड्स नॉर्मल होगा। ये चीज़ याद रखना। सर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे स्पीड की लाइट स्लो हो जाती है। अगर आप रेयरर से डेंसर जा रहे हो तो आपका क्या होगा? टूवर्ड्स नॉर्मल। और अगर आप इसी का उल्टा कर रहे हो, आप डेंसर से रेयरर जा रहे हो तो आप टूवर्ड्स अवे नॉर्मल जाओगे। भाई देख रहे हो, मतलब लाइट भी जो है वो अपनी दिशा को किस तरीके से बदल लिया, साइंटिस्ट ने ये भी निकाल लिया है। अगर मैं यहाँ पे एयर नीचे ले लूँ, मान लो नीचे वाला एयर हो गया है ना, इसको मिटा देते हैं, और इसी एंगल पे मैं फेंक रहा हूँ, मान लो ऊपर वाला ग्लास है, नीचे वाला एयर है, तो क्या होगा? ये जो है अवे हो जाएगी। अवे मतलब नॉर्मल से थोड़ा दूर। सर इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये थोड़ी ऊपर की तरफ हो गई, और अगर यहीं पे अगर ग्लास होता तो ये थोड़ी नीचे की तरफ हो जाती। समझ रहे हो कि किस तरह से बेंड कर रही है? अभी सर इस एंगल को निकालेंगे कैसे? भाई उसी के ऊपर तो लॉ बनाया है, वही हम देखने वाले हैं। बाकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो बस। भाई बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, बहुत लंबी कहानी बनाते हैं, एंगल आई एंगल वेंगल, भाई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं सच बताऊँ, मैं अपने टाइम पर भाई मर गया था इसको याद करने पर, लेकिन एक कमाल के टीचर थे, उन्होंने मेरे को ये बताया
है ना। और मैं ये आपको ही बता रहा हूँ कि बस इस चीज़ को याद रख लो। अगर रेयरर से डेंसर में जाएगी, मान लो इधर से नहीं आ रही लाइट, इधर से ही आ रही है रेयरर से, नीचे से ही मान लो क्या बात हो गई है ना, नीचे भी से भी तो मान सकते हैं। मान लो ये इधर से इधर आ रही है, तो इसको जाना तो इधर चाहिए था अगर मैं सीधी तरीके से देखूँ, लेकिन ये टूवर्ड्स बढ़ गई, टूवर्ड्स हो गई। टूवर्ड्स क्यों? क्योंकि डेंसर आ गया। अरे भाई ये तो दोनों तरफ से काम कर रहा है बेटा, फिजिक्स है फिजिक्स। ये आपकी चाहे नीचे से लगा लो चाहे ऊपर से लगा लो, काम दोनों तरफ करेगी। बट कोई बात नहीं, हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है। यहाँ इसमें भी दो लॉ है। पहला लॉ आपका पूरा का पूरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर आपके पेपर में आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ, तो दोनों सेम ही है। पहला लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड उसमें क्या था? रिफ्लेक्टेड। इसमें क्या है? रिफ्रैक्टेड। अरे यार कोई बात नहीं, इसको सही कर लेना। रिफ्रैक्टेड रे ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। भाई अपने हाथ से नहीं लिखोगे ना तब तक तुम्हें याद नहीं होगा, तो प्लीज़ एक बार कॉपी में याद से रखना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं हाथ पैर जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ भाई आपको देखना, आप मेरे को बाद में ना मेरे को आगे कमेंट करोगे भाई आपने जो बोला सही था, मतलब कॉपी में लिखो, ठीक है। और सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ है हमारा स्नेल्स लॉ। बेटा ये यहाँ से तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, यहाँ से पूरा चैप्टर पड़ेगा। और ये मान लो इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा काम आने वाला, भाई मेरे खुद के पेपर में आया था, मैंने खुद के पेपर में इस्तेमाल करा है, तो प्लीज़ इसको समझना। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि एंगल आई साइन आई बाय साइन आर। सर ये आई और आई क्या है? ये एंगल है। एंगल कौन से है? मान लो ये रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है और यहाँ से कुछ ऐसे चली गई लाइट। सर अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई है तो क्या होगा? ये रेयरर मीडियम होगा, यानी ये डेंसर होगा, है ना, ये ग्लास होगा और ये एयर होगा। क्योंकि सर अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई है, अगर पास आती तो मैं बोलता कि नीचे वाला डेंसर है। समझ गए? हाँ समझ आ गया होगा। ऐसे करके भाई याद करा दूंगा पूरा। देखो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल आई, और यहाँ पे जो एंगल बोलते हैं उसको बोलते हैं एंगल आर। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट करे ना, मान लो ग्लास और एयर का लिया है ना, और इस बार हमने एंगल को चेंज कर दिया, एंगल को इस बार हमने थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया, लो, है ना। एक कंक्लूजन तो हमारे पास ये आ गया, इसका रेशियो ले लिया। इस बार हमने एंगल को ऐसे बढ़ाया और लाइट कुछ ऐसे निकल गई, तो हमने देखा कि ये वाला एंगल और इस बार ये वाला एंगल साइन आर, ये भी कुछ आया। मान लो इसको I1 ले लो और I2 ले लो, साइन I1 साइन R2। तो जब हमने देखा कि हाँ चलो ठीक है, तो हमने कहा एक और बार टेस्ट करते हैं। ऐसे हज़ारों बार जब टेस्ट करा, एंगल बदलते गए, लेकिन कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि मीडियम इज ऑलवेज सेम, मीडियम इज ऑलवेज सेम। यानी हमेशा जब भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एंगल को बदल के, तो मीडियम वही था, मीडियम ऑलवेज सेम। एंड मोनोक्रोमैटिक लाइट इज यूज्ड। यानी आप वाइट लाइट का यूज़ नहीं करेंगे इस समय, क्योंकि वाइट लाइट में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। आप एक ही लाइट का यूज़ करोगे। अगर रेड वेवलेंथ की कर रहे हो तो रेड की करोगे, ग्रीन की कर रहे हो तो ग्रीन की कर रहे होंगे। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि अगर आप चेंज करते हो तो उसके अंदर जो है ये कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। अब मैंने बोल ही दिया है तो मैं देखो, जब इनका रेशियो निकालते हो तो आपके पास एक कॉन्स्टेंट आता है जिसको बोलते हैं म्यू। सर ये म्यू क्या है? ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कई सारी बुक में आपको इसको एन से भी लिखा है वो देखने को मिलेगा, लेकिन मैं इसको म्यू से करता हूँ, है ना। वैसे देखो एन से करना चाहिए क्योंकि आप कंफ्यूज जाएंगे, बट मेरे को ज़्यादा म्यू अच्छा लगता है बिकॉज म्यू से ही करा है। तो म्यू, अभी मेरे भाई आपने ये जाना कि लाइट बैंड होगी, लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो लाइट बैंड होगी, लेकिन कितनी बैंड होगी और क्या हो, कैसे होगा, मतलब कैसे क्या चीज़ होगी भाई, कोई नापने का कोई मेजरमेंट का तो तरीका बताना चाहिए। तो इसलिए आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मेजर करने के लिए, मेजर फॉर बेंडिंग ऑफ लाइट। इसकी डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, इसलिए मैं डेफिनेशन इसकी बुक वाली बता भी नहीं रहा हूँ, है ना। मान लो मेरे पास एक कोई है सरफेस है ना, सरफेस, और ऊपर वाले सरफेस पे मेरे पास एयर है, नीचे वाले पे मेरे पास ग्लास है, तो क्या लाइट बैंड होगी? हाँ सर बैंड होगी। सर क्या कैसी बैंड होगी? ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, क्योंकि डेंसर है। अब तो याद हो गया होगा, है ना। ये जा रही है लाइट। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको नापेंगे कैसे, इसका कुछ नापने का बताओ। तो मैंने आपको बताया कि साइन आई बाय साइन आर एक कांस्टेंट निकल कर आ रहा है फॉर द गिवन मीडियम एंड फॉर द गिवन स्पेसिफिक लाइट, है ना। तो ये कोई कांस्टेंट निकल कर आ रहा है। तो मैंने जब इस कांस्टेंट के बारे में बात करी तो आपको पता होगा स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 1/√μ नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ये सब आपने पढ़ कर आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है। इस फॉर्मूले को अगर आप एक हल्के बच्चे हो तो याद मत करो, अगर आप एक मीडियम एवरेज बच्चे हो तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना। तो देखो यार, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मीडियम पे डिपेंड कर रही है ना, परमिटिविटी और परमिटिविटी पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं वैक्यूम की लेता हूँ, फॉर वैक्यूम तो मेरे पास सी निकल कर आता है फॉर वैक्यूम। अगर मैं वैक्यूम की बात करूँ, है ना, या एयर की बात करूँ, बात एक ही है। तो मेरे पास ये वैल्यू निकल कर आती है सी की 3 ×
10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या ये आप सबको पता है? लेकिन अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को चेंज कर देता हूँ, ये सर कैसे चेंज होंगे? ये तब चेंज होंगे जब मैं यहाँ पे मीडियम चेंज कर देता हूँ। तो क्या सी की वैल्यू बदल जाएगी? हाँ सर ये तो ये प्रूफ कर रहा है जो अभी आपने बताया। आपने अभी तो बताया कि मीडियम चेंज होने से लाइट चेंज होगी। सर ये भी फॉर्मूला तो वो बता रहा है। तो हाँ मैं कह रहा हूँ यही फॉर्मूला यही बता रहा है कि इन दोनों की वैल्यू अगर बढ़ती है तो सी की वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे अगर लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है तो लाइट कम हो रही है और वो बैंड भी हो रही है, और उसकी मतलब समझ रहे हो वो बैंड भी हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ को मेजर करती है, और जो कांस्टेंट आया है ना ये स्पेसिफिक लाइट और स्पेसिफिक मीडियम के पे चलता है, और यही हमारा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट को नाम दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या लिख रहा हूँ यार मैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं कह रहा हूँ कि भाई स्नेल्स लॉ जो है, अब स्नेल्स लॉ की आपको फायदा मिलेगा, अब समझ आएगा भाई स्नेल्स लॉ क्या है। स्नेल्स लॉ था हमारे पास साइन आई बाय साइन आर, एक कांस्टेंट है, ये मैंने आपको बताया। सर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर एयर के रिस्पेक्ट में जिस मीडियम का आप निकाल लो, मीडियम का। सर हाँ सर ये तो हमको समझ आ गया। अब मैंने कहा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो मेरे पास आता है साइन आई, है ना? ओ सॉरी साइन आई, और नीचे एयर का आता है। वही गलती हो गई भाई, करेक्ट कर लेना। नीचे एयर का आता है, ऊपर मीडियम का आता है। यानी कि अगर मेरे पास लाइट ऐसे आ रही है ना, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास है, और ये डेंसर रेयर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा, यानी ऐसे जाएगी। जानी थी ऐसे लेकिन चली गई थोड़े नीचे, क्योंकि डेंसर में जा रही है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखूंगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को लिखना है, तो मेरे को एयर से आ रही है, तो एयर में जब आ रही है तो इसको मैं लिखूंगा नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। सर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और हमारी एनसीईआरटी में लिखा है कि ग्लास का 1.33 होता है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आता है 1.33, यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ऐसे निकाल सकते हो। सर ये तो ग्लास का निकाल दिया, मान लो कि यहाँ पे कुछ और है। मान लो मेरे पास ये है कि ये ग्लास से डायमंड में जा रही है, ग्लास से डायमंड में जा रही है। क्वेश्चन में मेरे को ये बोल दिया, तो अगर ग्लास से डायमंड में जा रही होगी ना, तो मैं ऊपर डायमंड का इंडेक्स लिख दूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ये मेरे पास किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आएगा? ये सर नीचे वाले का निकल कर आएगा, जिसके अंदर लाइट जा रही है, यानी कि डायमंड का निकल कर आएगा। यानी जो ऊपर होगा उसको आपको निकालना है ना, तो उसको आपको ऊपर रखना है, और जहां से लाइट आ रही है उसको नीचे रखना है। क्या बात समझ आई? ये सारी बातें नोट करो। और साथ ही साथ मैं आपको बता रहा था स्नेल्स लॉ, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास एक चीज़ निकल कर आती है, म्यू एयर साइन आई, या म्यू1 भी लिख सकते हो, म्यू1 जहां से लाइट आ रही है, साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। इस चीज़ को आप घोल के पी लो, पूरा याद रखना, इसको कभी मत भूलना। अब इसका मैं मतलब आपको समझा दूं कि स्नेल्स लॉ है क्या। सर ये एक इक्वेशन आ गई जहां से आप चीज़ें निकाल सकते हो। सर चीज़ें कैसे निकालेंगे? हो सकता है आपको म्यू1 दे दे, हो सकता है आपको म्यू2 दे दे, और साइन आर दे दे। आपसे पूछे साइन आई की वैल्यू बताओ, इनमें से कोई भी यहाँ पे चार वेरिएबल है ना, एक ये, आपको कोई 3 दे देगा और कोई चौथा पूछ लेगा, या तो कोई 2 दे देगा। आपको ज्योमेट्रिकली निकालना पड़ेगा। भाई रे ऑप्टिक्स क्यों बोलते हैं मुश्किल है? क्योंकि इसके अंदर ज्योमेट्री चाहिए भाई। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मान लो ये फॉर्मूला कैसे आएगा, अब ये फॉर्मूले की बात करेंगे हम, बाकी सारी चीज़ों को मारो गोली, इस चीज़ की बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो यहाँ पे आ रही है लाइट और ये हो रहा है रिफ्रैक्शन, तो मैं कह रहा हूँ कि साइन आई और साइन आर, अगर मेरे पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू1 है, इसका रिफ्रैक्टिव मान लो म्यू2 है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो लाइट आ रही है ना, साइन उसका साइन ले लो, है ना, और म्यू1 से डिवाइड कर दो। म्यू1 क्या है? जहाँ से आ रही है साइन आई का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये बराबर होगा साइन आर के, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दो। भाई ये बहुत तगड़ी क्वेश्चन है, तुम समझ रहे हो? बस शॉर्टकट याद रखो, साइन आई मल्टीप्लाई बाय पहले वाले का इंडेक्स, और दूसरे का रिफ्रैक्टिव हो रहा है, इसका एंगल ले लो साइन के साथ, और इसको कर दो म्यू2 से। भाई यहाँ से तेरी सारी क्वेश्चन बन जाएगी। यहाँ से भाई जेईई के सवाल भी तेरे होने लगेंगे, और सीयूईटी में तो मैं बता रहा हूँ भाई आपको मतलब एक ना एक सवाल तो बिल्कुल देखने को मिलेगा। अब भाई तेरी यहाँ पे सारी कहानी चलने वाली लेंस की। अभी तक हमने देखा कि भाई मिरर क्या होता है, मिरर कैसे होता है, और मिरर क्यों होता है, लेकिन अभी हम देखने वाले हैं लेंस। तो लेंस का हम पढ़ते हैं, अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय 1 और 2 स्फेरिकल सरफेस विच डाइवर्ज और कन्वर्ज लाइट, यानी कि ऐसा सरफेस जो कि स्फेरिकल है और या तो वो लाइट को डाइवर्ज कर रहा है और या तो वो लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। सर इसका कहने का क्या मतलब है? लेंस देखो आप सारे लोग 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, है ना। लेंस एक ऐसी चीज़ जो कि आप मेरे चश्मे का भी लेंस देख रहे हो, अगर आप मेरे चश्मे का लेंस देख रहे हो तो आप देख पा रहे होंगे कि यार ये जो है लाइट को डाइवर्ज और कन्वर्ज कर रहा है। अगर मैं इसको कैमरे के आगे रख दूं तो हो सकता है आपको अभी कुछ अलग दिख रहा है ना, अभी कुछ अलग दिख रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइट की रास्ते को बदल ले रहा है। ऐसा नहीं है कि लाइट को बिल्कुल ब्लॉक कर दे रहा है। यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आपको देखो, मान लो कोई कागज है मेरे पास, है ना, पेपर है, अगर मैं बात करूं कोई पेपर है, मान लो किताब है, ये किताब अगर मैं कैमरे के आगे रख दूं तो इन्हें लाइट को ब्लॉक कर दिया, है ना, ये लाइट को ब्लॉक कर दे रही है। अगर मैं इसको मुंह के आगे रख दूं तो लाइट को ब्लॉक कर दे रही है। वहीं मैं बात करूं कोई मेरे पास प्लास्टिक की पन्नी है ना, या कुछ भी है, मान लो मेरे पास कोई भी प्लास्टिक की पन्नी है, तो वो लाइट को अपने अंदर से आने दे रही है। लेकिन लेंस क्या कर रहा है? वो आने तो दे रहा है,
लेकिन वो लाइट को बेंड कर दे रहा है। और इसके कई सारे यूजेस हैं, आपने देखा होगा मेरे चश्मे में भी लेंस लगा हुआ है, कैमरे में भी लेंस लगा हुआ है, बहुत जगह लेंस के यूज होते हैं। तो भाई लेंस होता क्या है, लेंस देखो हम बच्चों वाली कहानी नहीं पढ़ने वाले, अब हम बड़े हो गए। देखो हमारे पास लेंस यहाँ पे 3-4 तरीके के आ गए हैं, आपने 2 ही पढ़े थे ये दोनों वाले, लेकिन ये दोनों क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ। ये वाला जो है वो है कॉन्वेक्सो कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव यानी दोनों तरफ कॉन्वेक्स है, यानी इस साइड भी कॉन्वेक्स है इस साइड भी कॉन्वेक्स है, तो मैं बोलूंगा कॉन्वेक्सो कॉन्केव है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स यानी दोनों साइड कॉन्केव है। और हमें ये इतना नाम पसंद आया कि हमने इसका ये तो होता है बाय कॉन्वेक्स, बाय मतलब दोनों तरफ कॉन्वेक्स, बाय कॉन्वेक्स बाय कॉन्केव, लेकिन इसका नाम हमें कॉन्वेक्स इतना पसंद आया कि कॉन्वेक्स ही रख दिया और इसका कॉन्केव लेंस ही रख दिया। बेसिकली आपको ये पता रहना चाहिए कि भाई ये इसका असली नाम नहीं है, इसका असली नाम ये है ना, और इसका असली नाम ये है, लेकिन इसको इसको कॉन्केव बोल दिया गया क्योंकि केव जैसा है, और इसका कॉन्वेक्स हो गया क्योंकि बाहर से इसका उल्टा है। वहीं पे हमारे पास ऐसे भी लेंस होते हैं, वैसे जो मैंने चश्मे में लगाए ये कुछ अलग ही तरीके का है, ये ना इनमें से कोई भी नहीं है। अगर कोई आपको टीचर ये बता रहा है, बहुत सारे टीचर बता रहे हैं कि तुम्हारे चश्मे में ये लगा, भाई गलत बता रहे हैं, क्योंकि आजकल मॉडर्न चीज़ आ गई है। हाँ ये पुराने ज़माने में चलता था बट अब नहीं। ये वाली देखो प्लेन ओ कॉन्वेक्स, प्लेन ओ कॉन्वेक्स यानी एक साइड प्लेन रहेगी और एक तरफ कॉन्वेक्स रहेगी, और इसमें प्लेन ओ कॉन्केव रहेगा यानी एक तरफ कॉन्केव रहेगा एक तरफ प्लेन रहेगा। तो ये सारे आपके टाइप के लेंसेज है, मैं बता रहा हूँ पेपर में नहीं आता, पेपर में बहुत कम आता है, बोर्ड में भी बहुत कम आता है, लेकिन हाँ कभी कभार आ जाता है। और भाई क्या पता जब सिलेबस में आता है यार पढ़ ही लेना चाहिए, बाकी आपके नॉलेज में जनरल नॉलेज के लिए होना चाहिए। अभी आपको यहाँ पे पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। अब रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस से मतलब क्या है, यानी कि एक सरफेस लेंगे जो कि कर्व होगा, इसको लेंस नहीं बोल रहा है, एक कर्व सरफेस है ना। और उसकी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन मैं भी आपको लिख के दे दूंगा, वो सेम टू सेम एज इट इज आपको उतार लेनी है। लेकिन उसमें कर क्या रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस सबको पता है, एक इमेजिनरी लाइन जो कि लेंस के बीच में जाती है, और इस चीज़ को बोलते हैं हम फोकस। मान लो मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ मैं, और यहाँ से एक रे निकालूंगा और इसके एक नॉर्मल बना दूंगा। नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, और ये कहाँ से जा रहा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा होता है। अगर मान लो ये मेरे पास μ2 है जो कि डेंसर मीडियम है ना, μ2 है, और ये मेरे पास μ1 है, यानी μ2 इज ग्रेटर देन μ1, यानी ये वाला डेंसर मीडियम है हमारे पास, ये कोई मटेरियल है। तो ये लाइट मटेरियल के अंदर जा रही है, तो जाना तो इधर था बेटा, जाना तो इधर था, लेकिन जाती है, लेकिन बुलाती नहीं है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो इसलिए ये इधर मुड़ गया। क्यों सर, क्योंकि सर डेंसर मीडियम है, यानी इमेज कुछ यहाँ पर आ रही है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं, कह देंगे कि हम यहाँ पे v है इमेज डिस्टेंस, ये है सर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, और ये हमारा सर 2f बोल देंगे इसको, और यहाँ का ये हमारा फोकस पॉइंट होगा। और ऐसे ही करते करते आपके पास एक फॉर्मूला निकल कर आता है जिसको बोलते हैं μ2 माइनस μ1 बटे r इजिकल टू μ1 बाय u और μ2 बाय v। एक बार चेक कर लेते हैं है ना, और यस हमारे पास यही फॉर्मूला निकल कर आता है। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सर, इसमें μ2 क्या है, μ2 है ये वाले रिफ्रैक्टिव, ये मतलब जो डेंसर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 क्या है, बाहर मोस्टली एयर लोगे है ना, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और r क्या है, r सर यहाँ पे इसका रेडियस है, जो रेडियस होगा हमारे पास, और ये क्या है, ये सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये क्या है सर इमेज डिस्टेंस। सर ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि बेटा इसके बाद आपको पढ़ना है। अगर ये एक बार मैं इसके लिए करूँगा है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये कुछ कॉन्वेक्स टाइप दिख रहा है, कॉन्वेक्स टाइप, बट क्या ये कॉन्वेक्स है, नहीं ये कॉन्वेक्स नहीं है, ये एक सरफेस है जो कि कॉन्वेक्स की तरह दिख रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ कॉन्केव के लिए, यानी लाइट को इस बार अंदर से भेजेंगे, अगली बार लाइट को अंदर से भेजेंगे तो हम देखेंगे क्या होता है। ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखूंगा तो लाइट कुछ यहाँ पे बेंड होगी और हमारा जो इमेज है वो बाहर मिलेगी। यानी एक बार हमने लेंस के इस सरफेस के लिए पढ़ रहे हैं जो कि ये वाला हो गया, और अगली बार हम ये वाला पढ़ेंगे जिसके अंदर कुछ ऐसा ही फॉर्मूला आएगा जो कि अभी नेक्स्ट पेज में ही बता रहा हूँ मैं है ना, और एक बार इसके लिए करेंगे। और जब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, यानी एक ये वाला फॉर्मूला जो इसके लिए और ये वाले फॉर्मूले को अगर कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके हमारे पास आता है गॉड, दी गॉड, जो कि इस चैप्टर की जान मान शान है। और हो सकता है इसके अंदर से पक्का आपको सवाल देखने को मिलेगा, द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इस टॉपिक की बात करने वाले हैं, और मिरर फॉर्मूला से आपको सवाल जरूर देखने को मिलता है, और मिरर फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए। बट इसके बाद हम इससे पहले हम डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, यहाँ पे करिए क्या सबने लिखा, क्या सबने लिख लिया समझाऊं तो देखो भाई, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने लिया डेंसर, ये मैंने लिया एक सरफेस। सर सरफेस क्या है, ये सरफेस एक ऐसा सरफेस है, ये कांच समझ लो, ऐसे कुछ कांच ले लिया जो कि जिसका डेंसर मीडियम है, और बाहर मैंने ले लिया एयर। तो मैंने यहाँ पे क्यू पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसको मैं यहाँ से लाइट मार रहा हूँ। जब एक लाइट को ट्रैक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ से रे गई और यहाँ से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो टुवर्ड नॉर्मल बेंड होगी, जाना था उधर लेकिन टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई, तो मेरे पास इमेज यहाँ बन रही है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने यार नॉर्मल खींचा, क्योंकि नॉर्मल जब भी
अगर आप एक कर्व सरफेस से बना रहे हो तो नॉर्मल जब भी बनेगा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जाता है। क्या ये बात सबको समझ आई? क्या ये बात सबको समझ आई? हमारे पास एक सामान है, सामान मतलब समझ लो एक मटेरियल है जिसका कर्व सरफेस है, लाइट भेज रहा हूँ, इमेज यहाँ बन रही है। इतना समझ को आया? यहाँ पे मैंने जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको आर ले लिया क्योंकि रेडियस होती है, ये क्यू है हमारा, क्यू पी है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक हमारा इमेज डिस्टेंस। अगर मैं बात करूँ कि ये सारे एंगल कैसे हैं, ये सारे एंगल एकदम पैरा एक्सियल है। सर पैरा एक्सियल रेस का मतलब क्या होता है? पैरा एक्सियल रेस का मतलब होता है कि सारे के सारे एंगल बहुत ज़्यादा छोटे हैं और एकदम सीधे आ रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ सर एंगल कैसे बन रहा है, जो जी मेरी बांसुरी को देखो इतना एंगल बन रहा है बस, यानी बहुत कम एंगल है क्योंकि थिन लेंस है। ये आपको डायग्राम में दिख इसलिए रहा है, वरना ये लेंस जो है वो कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, इतने पतले लेंस है और इनमें भाई क्या ही एंगल बन रहा होगा। और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को मैं एक ही मान सकता हूं, यानी ये जो m बनाया है यहाँ से हमने परपेंडिकुलर जो गिराया है, ये परपेंडिकुलर आपको स्टार्टिंग में गिराना है। जब आप यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराओगे तो यहाँ पे आप r डिस्टेंस को, अगर मैं PC की बात करूँ या P और C की बात करूँ या M और C की बात करूँ तो दोनों एक ही है। MC इजिकल टू PC यहीं कहीं लिखा हुआ है, ये रहा MC इजिकल टू PC, जो कि आप आगे हमने कंसीडर भी करा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं उनको मैं थीटा की जगह साइन थीटा यानी आई की जगह साइन आई या tan आई लिख सकता हूँ। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल अगर मैं आई को देखूँ तो आई जो बराबर है अल्फा और बीटा के है, आई जो बराबर है वो अल्फा और बीटा के है। ये एक बाहर का एक्सटीरियर एंगल हो गया और ये इंटीरियर एंगल हो गया। तो ये जो दूसरा इंटीरियर एंगल है ना, ये इसके बराबर होता है। ये ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है जो कि छोटी क्लास में सिखाई जाती है, लेकिन तुम कहाँ पढ़ने वाले हो भाई, तुम बहुत पढ़ने वाले हो, बट कोई बात नहीं। ये यहाँ पे आपने लगाया और यहाँ पे भाई ये पूरी रटनी है। आपको मैं साफ बताऊँ, 1 मिनट लेता हूँ, ये पूरी की पूरी रटनी है और ये पेपर में डायरेक्ट आती है CBSE बोर्ड में। लेकिन अगर आप जेई वाले बच्चे हैं तो इसको बस समझ के कॉपी में लिख के रख लो, बिकॉज ये आने नहीं वाली है। और बोर्ड्स में मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा आ जाती है। और अगर आपका स्कूल एग्जाम है प्री बोर्ड में आपको जरूर देखने को मिलती है, पता नहीं क्या खुजली होती है टीचरों में, ये डाल देते हैं ऐसी खतरनाक सी। भाई इसको देख के ना थोड़ा मन ऐसा करता है कि नहीं भाई अब करनी नहीं है, बट देखो 1-2 बार अगर आप पेन और कॉपी में लिखोगे ना तो ये आपको जरूर आ जाएगी, मेरी बात मानो। 1-2 बार, बस 2 बार लिख लो और फिर 1 हफ्ते बाद दोबारा जब भी आप रिवीजन करोगे तब लिख लेना। अंधाधुन लिखो, समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लिखो, लेकिन फिर आपको आ जाएगा। यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं पहले सरफेस के लिए, साइन आई इजिकल टू साइन आर। यहाँ पे आई की जगह मैं लिखूंगा अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा मतलब साइन अल्फा बीटा हो जाएगा, तो जिसको मैं अल्फा और बीटा भी लिख सकता हूँ क्योंकि थीटा इजिकल टू थीटा। क्या सबको समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। तो ये जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो μ1 अल्फा μ1 बीटा हो जाएगा, जिसको मैं tan अल्फा tan बीटा भी लिख सकता हूँ। सेम मेरे को उस तरफ भी करना है, ऐसी कुछ इक्वेशन निकल कर आएगी। इसके अंदर tan अल्फा लगाऊंगा। सर tan अल्फा क्या है? tan अल्फा सर अल्फा मेरा ये वाला एंगल है। tan क्या होता है सर? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। सर tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी अल्फा हो जाएगा मेरे पास CI है ना, tan अल्फा CI, और बेस क्या है सर? बेस मेरे पास ये वाला मान लो है ना, बेस मेरे पास ये वाला मान लो। और यहीं पे मैंने ये डाल दी चीज़ें, जब मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाली, इस पॉइंट को O ले लेते हैं ना, तो जब आप ये सारी चीज़ें डाल दोगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ लेनी पड़ेगी कि यानी जो भी P और M यहाँ से जितने भी डिस्टेंस है ना उन सबको आपको यहाँ पे लेट करोगे। जब लेट करोगे तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन डालोगे। साइन कन्वेंशन डालने के बाद आपके पास ये फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, और यही फॉर्मूला था भाई हमारे पास यहाँ पे इस सरफेस के लिए। अगर आप इस सरफेस के लिए निकाल लो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसके अंदर ये है इमेज डिस्टेंस, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये है अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये है मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये आपको बताइए अभी मैंने बताया सेम μ2 अंदर बाहर वाले का और μ2 अंदर वाले का और μ1 बाहर वाले के पास, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसी वजह से आपके ऊपर सवाल भी देखने को मिलते हैं, आपकी NCERT में भी है मेरे ख्याल से। मेरे प्यारे बच्चों एक बार यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी हमें पढ़ना है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है सर क्या जो आपने पिछला अभी कराया वो इंपॉर्टेंट नहीं है? मैं कह रहा हूँ हाँ भाई वो इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेरिवेशन का आपको स्टार्टिंग का याद रखना है। मैं बता रहा हूँ इतनी बड़ी डेरिवेशन मोस्टली बच्चों को याद नहीं होती है, आपको उसके स्टार्टिंग का याद रखना है और फ्लो में आपको उसका याद रखना है। मतलब फ्लो में आपको बनती जाएगी वो, आपको 1-2 बार कॉपी पे लिखना है, आपकी पक्का होगी, मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटेड है ना। और यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला निकल कर आता है अगला। तो सर ये फॉर्मूला कैसे आया? अभी बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले इस फॉर्मूले को समझो। ये फॉर्मूला है क्या? ये फॉर्मूला हमको पावर निकाल के देगा, फोकल लेंथ निकाल के देगा। सर फोकल लेंथ 1 पावर ही तो होती है, हाँ, यानी 1 अपॉन फोकल लेंथ इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और डिवाइड बाय μ1 1 बाय R1 1 बाय R2। सर ये R1 R2 क्या है अभी मैं बता रहा हूँ, बट ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। आपको अगर कोई नींद में 2 बजे भी उठाया ना कि भाई लेंस मेकर फॉर्मूला बता, तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। और इस फॉर्मूले में आप कैसे क्या कर सकते हो? लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हो, यानी कि ये जो मेरा चश्मा बनाया ना, इसकी जो फोकल लेंथ है वो हो सकता है इसी फॉर्मूले से निकाली गई हो। कंप्यूटर में कई बार आजकल तो वो हो गए डेटा है ना, तो अगर आप मान लो CSE में जाते हो, कंप्यूटर साइंस में जाते हो, तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला डालना। अगर मान लो आपको ज़िंदगी में कई मौका मिला कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो चश्मे की फोकल लेंथ निकाल दे, तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। कहाँ की बात है, कहाँ ले जा रहा हूँ, बट बहुत डीप बात है। तो समझो ये फॉर्मूला हमको पावर निकाल के दे देता है, फोकल लेंथ निकाल के दे देता है, और अगर फोकल लेंथ पता है तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल के दे देगा, कितनी रेडियस होनी चाहिए एक लेंस की, वो सारा हमको इससे पता लग जाता है। और इसी फॉर्मूले से हमको पता लगता है
इसी फॉर्मूले से हमको पता लगता है इनविजिबिलिटी। सर इनविजिबिलिटी क्या होता है सर? सर वो इनविजिबिलिटी, द इनविजिबल मैन, फुटप्रिंट विदाउट फीट। हाँ सर मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि मतलब कोई इंसान गायब कैसे हो सकता है। सर मिस्टर इंडिया, अरे 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 मैं गायब हो गया, अरे अरे राजू भैया कहाँ गए? नहीं नहीं बेटा, हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। लेकिन हाँ वो भी जब रेड लाइट में जाता है तो दिखने लगता है सर। लेकिन वो सारी तो कहानी मतलब बेकार ही है। लेकिन इनविजिबिलिटी कैसे हो सकती है? तो ये फॉर्मूला हमें बताता है कि अगर मैं यहाँ पे म्यू वन है ना, अगर म्यू वन को मैं 0 कर दूँ, यानी कि अगर मैं खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 कर दूं और बाहर एयर का तो 1 ही है, और बाकी हमारे पास ये चीज़ भी 0 हो जाएगी जब ये चीज़ 0 हो गई है ना। बाहर यहाँ पे R1/R2 जितना भी है सब 0 हो जाएगा अगर एक चीज़ 0 हो जाती है, यानी कि फोकल लेंथ इन्फिनिटी आ जाती है। लेकिन अगर फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाती है तो बंदा इनविजिबल हो जाता है। यानी कि अगर मेरा और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया तो मैं इनविजिबल हो जाऊंगा, मैं दिखूंगा ही नहीं। अरे यार तुम्हारे क्या गंदे, अगर भाई मैं इनविजिबल हो गया तो क्या क्या कर दूंगा भाई, क्या क्या करना चालू कर। अरे नहीं नहीं यार, नहीं 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 वापिस आओ बेटा, गंदी बात है नहीं। इनविजिबिलिटी भी समझा देता है। सर कौन समझाता है? ये फॉर्मूला इतना काम का और इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं। बाकी यहाँ पे कुछ फालतू बातें भी लिखी हुई है, ये आपको जरूर पढ़नी है। देखो पावर जो है वो फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हमें इसी फॉर्मूले से पता चलता है। और भाई मैं अपने टाइम पे भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ नहीं जानता था, टीचर ने पूछ लिया था एक बार, मैंने भाई टीचर ने घुमा के दिया, तब से मैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के ग्राफ को भूलता नहीं हूँ। ये कुछ ऐसे जाता है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, पावर हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कुछ ऐसे जाता है, और जितना हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी ये भी इफेक्ट पड़ता है कि आप कौन से कलर की लाइट यूज़ कर रहे हो, रेड की कर रहे हो या फिर ब्लू की कर रहे हो, है ना। सर रेड का जो लैम्डा है वो बहुत ज़्यादा होता है, ब्लू का लैम्डा कम होता है, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो ये भी चीज़ डिपेंड करती है। और लैम्डा जो है फोकल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज़्यादा लैम्डा होगा उतनी ज़्यादा उस लाइट की फोकल लेंथ होगी। अब बेटा हमें यहाँ पे पढ़ना है कि लेंस मेकर फॉर्मूला भैया आया कैसे? आपने ये तो बता दिया कि लेंस मेकर फॉर्मूला है, लेकिन ये आया कहाँ से ये भी तो बताओ। तो देखो मेरे पास एक लेंस है, और ये लेंस में मैंने ये मान ली ये प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे ले लिया एक ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर से मैंने एक रे निकाली। अब ये देखो ये पहला सरफेस है, क्या ये लेंस मेरा डेंसर है? हाँ सर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लो और एयर का μ1 मान लो। μ2 μ1 से ज़्यादा है ना, ये डेंसर मीडियम में जा रही है। सर इसमें नॉर्मल बनाओ, मैंने कहा कि मैं नॉर्मल बनाऊंगा, ये मेरा C पॉइंट मान लो है। और इसके अंदर जब ये डेंसर में जा रही है तो जाना तो ऐसे था मगर जाएगी थोड़ा ऐसे। तो जब ये ऐसे जाएगी तो क्या दूसरा सरफेस आ गया? हाँ सर 2 सरफेस है यहाँ पे तो 2 सरफेस है। हम बनाते ऐसे थे कि भाई ये लेंस है, इसके अंदर से लाइट गई ऐसे निकल कर आ गई, ऐसा नहीं होता है। ये 2 सरफेस से टकराती है फिर जाके आता है, तो यहाँ पे भी एक इसका कर्वेचर होगा। हाँ सर, ये सर नॉर्मल बना दिया हमने। अब नॉर्मल से जानी तो इसे इधर थी, लेकिन ये अब रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, और यहाँ पे हमारी फाइनल इमेज बनेगी। सर इमेज बननी कहाँ थी? अगर फर्स्ट सरफेस के लिए मानो, फर्स्ट सरफेस के लिए कुछ पीछे इमेज बनती बहुत, है ना, जो कि इमेज नॉट है, लेकिन बन रही है आगे की तरफ। सर क्यों? क्योंकि दूसरा सरफेस आ गया, और यही 2 सरफेस हैं जो कि आपको यहाँ ये मान लो S1 है, सरफेस 1, और ये है सरफेस 2। यानी सरफेस 1 के लिए एक अलग फॉर्मूला लगेगा, सरफेस 2 के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा। सर कौन सा फॉर्मूला बता रहे हो? जो अभी हमने ये वाला करा था ना, ये वाला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आया था μ2 - μ1/r = μ1। सर वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, आपका काम हो जाएगा। अभी मैं लगाता हूँ और आपको बताता हूँ। देखो हमारा ये लेंस फॉर्मूला आया यहाँ से, लेंस मेकर फॉर्मूला आया हमारा। पहले मैं बात करूंगा, मैंने लेंस बना लिया था आपके सामने, और मैंने पहले सरफेस के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। तो पहले सरफेस के लिए जहाँ पे फॉर्मूला लगाया मैंने सारी वैल्यू पुट करी, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सारा कुछ मैंने यहाँ पे डाला। और मेरे पास R क्या है? सर R P से लेके C1 है, जो कि है हम पहले सरफेस के लिए कर रहे हैं, इसलिए सारी चीज़ें मैंने पहले सरफेस को मानी है। इसको भूल जाओ, है ना, पहले सरफेस के लिए ऐसा कुछ मानो, और इसको भूल जाओ दूसरे सरफेस के लिए। तो जब आप ये फॉर्मूला लगा दोगे आपके पास एक ये फॉर्मूला आएगा, और इस फॉर्मूले को जब आप ऐड कर दोगे, है ना, फ्रॉम 1 and 2 को ऐड कर दोगे तो ऐसा कुछ आएगा। इसमें से कॉमन लो, मल्टीप्लाई करो, फिर कॉमन ले लो, इसमें से मल्टीप्लाई करो, कॉमन ले लो। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट द मिरर फॉर्मूला, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन घंटा कहीं नहीं आने वाली, इसलिए मैंने भी नहीं करवा रहा। लेकिन हाँ, ये कैसे आया आपको एक आइडिया होना चाहिए। ये 1 शॉट है, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकता मैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे करा दिया। और ध्यान दो ये मिरर फार्मूला कैसे आया, इसको मैं लेंस को बना रहा हूँ, और ये लेंस कभी भी लाइट ऐसे नहीं जाती है। कि आपको लाइट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? कि आपको ये फार्मूला लगाना समझ में आया? अगर इतना आ गया मेरी जान बहुत है, तू बहुत बेहतर कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसका नाम है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। देखो आप कभी किसी भी धार्मिक प्लेस में जाते हो, मैं एक बार है ना अक्षरधाम मंदिर गया था। अक्षरधाम दिल्ली में एक मंदिर है, वहाँ पे एक अक्षरधाम जी के पैर हैं ऐसे करके, और उन पैरों पे हमें सिक्का डालना होता है। एक टैंक सा होता है, मतलब है ना, मैं धार्मिक चीज़ों में नहीं जाना चाह रहा। और यहाँ पे अगर आपको है ना सिक्के फेंकने होते हैं, मतलब ऐसी मान्यता होती है, जिसको फेंकना है फेंको, नहीं फेंको नहीं, मतलब मैं फेंकना वर्ड यूज़ गलत कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कॉइन डालना पड़ता है, और कहते हैं कि अगर इनके पैरों पे आपका कॉइन चला जाता है ना तो आपकी विश पूरी हो जाती है। लेकिन पता है यहाँ पे एक दिक्कत है, ये कभी कॉइन जाता ही नहीं साला
इसके अंदर कॉइन जाता ही नहीं सर, क्यों नहीं जाता है इसके अंदर कॉइन, क्यों नहीं जा पाता है? अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट डालता हूँ तो कभी जाता ही नहीं है। और वैसे ही मैं अगर बात करूँ अपने हिंदू धर्म की, तो एक बार मैं बरसाना गया था सर, बरसाना वही राधे कृष्ण वाला, जी हाँ, मैं वहाँ पर गया था। वहाँ पे एक वेल था सर, वेल समझ रहे हो, एक कुआं था। कहते हैं उस कुएं में आपको जो है नीचे पे बीच में एक होल है, वहाँ पे आपको सिक्का डालना है तो आपकी विश पूरी होती है। और ऐसे ही मैं गया था जामा मस्जिद, जामा मस्जिद की साइड है ना, वहाँ पे भी एक वज़ू करने का पानी है और उस पानी के अंदर भी आपको कॉइन डालना पड़ता है, लेकिन ये कॉइन कभी ज़्यादा नहीं है। सर आप क्या हो, आप हिंदू हो मुस्लिम हो, आप तो हर जगह गए हो, बेटा मैं इंसान हूँ और ये देखो धर्म की चीज़ें सारी मतलब ऐसी है, मैं हर जगह जा चुका हूँ, मैं सब कुछ एक्सप्लोर करके आया भाई, बड़ा खेला खेला हुआ आदमी हूँ भाई मैं। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब आप यहाँ पे सिक्का विक्का डालते हो ना तो ये जाता नहीं है सर, क्यों? क्योंकि वो सिक्का वहाँ पे होता ही नहीं है। जैसे इनके पैर है, अक्षरधाम जी के पैर हैं, इनके पैर हमें दिखते ही नहीं है इनकी असली जगह पे। सर ये क्या बोल रहे हो, इनके पैर तो यहीं हमें दिख तो रहे हैं, हम अंधे थोड़ी ना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इनके पैर आपको थोड़े से ऊपर दिखते हैं तभी सिक्का नहीं जाता है, वरना तो हर किसी का सिक्का एकदम सही पॉइंट पर चले जाए। अगर मैं यहाँ पे कॉइन फेंक रहा हूँ तो कॉइन एक जगह नहीं जाता है, मतलब अगर मैं सोच रहा हूँ कि वो जहाँ पे मेरे को कॉइन फेंकना है वो जगह यहाँ है, तो वो एक्चुअल में यहाँ नहीं, वो थोड़ी नीचे होती है, समझ रहे हो? इसलिए हमारा सिक्का जो है वो गलत हो जाता है। सर क्या बोलना चाह रहे हो, कुछ समझ नहीं आया, मैं अभी समझाता हूँ। इसका एग्जांपल लेंगे सर, एग्जांपल कैसे लेंगे? एग्जांपल ले लो, मेरे पास एक ये बकेट है ना, इसके अंदर मैंने यहाँ पे रख दिया एक कॉइन, कॉइन, और यहाँ पे भर दिया मैंने वाटर। क्या भर दिया? वाटर भर दिया। जब मैंने इसके अंदर वाटर भरा तो वाटर भरने पे मेरे को ये पता चला कि यहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, म्यू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होता है सर? 1.33 होता है, याद नहीं करना है आपको, है ना, ये तो क्वेश्चन में गिवन आता है, मेरे को याद हो गया करते करते, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बनाऊँ और इससे लाइट रे लूँ, अगर मैं लाइट यहाँ से सीधी मारूंगा तो सीधी निकल जाएगी, क्योंकि एंगल आई भी जीरो है तो एंगल आर भी जीरो होगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला लॉ, है ना, एंगल आई इजिकल टू एंगल आर। तो यानी कि ये तो पहली लाइट तो सीधी निकल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ से दूसरी लाइट फेंक रहा हूँ तो क्या यहाँ से नॉर्मल में वो बैंड होगी? एक बार ध्यान से देखो, ये वाटर है ना, ये नॉर्मल है मेरा, और यहाँ से ये लाइट आ रही है, तो ये लाइट क्या आ रही है? डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो क्या बैंडिंग होगी? हाँ सर, डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। यानी जाना तो इसे ऐसे था, लेकिन ये जाएगी कुछ ऐसे, क्योंकि जो मीडियम है वो चेंज हो रहा है। अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी और ये कुछ ऐसे निकल जाएगी। सर अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ अपनी आँख लगा के, है ना, ये मेरी आँख है, तो अगर मैं आंख लगा के यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा कि सिक्का यहाँ से जा रहा है, ये लाइन इससे मीट होगी, ये दो रे मीट हो गई, है ना, हमें दो ही रे मीट करानी होती है फिजिक्स में, इसलिए हम एक दो लेके करते हैं, वरना हज़ारों आ रही है, करोड़ों आ रही है। रेफरेंस के लिए दो ली तो दो यहाँ पे मीट हुई, यानी सिक्का हमको यहाँ पे दिख रहा होगा। अरे भैया, यानी अगर मेरे को मान लो पैर उनके यहाँ पे हैं, तो पैर मेरे को थोड़ा ऊपर दिखाई देंगे, यानी मैं सिक्का यहाँ फेंकने की कोशिश करूंगा। मेरे को तो पैर यहीं दिख रहे हैं ना, मेरा दिमाग ये बोलेगा कि तू यहाँ सिक्का डाल, लेकिन वो पैर तो असलियत में नीचे है। तो यही चीज़ होती है ना, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। इसलिए मोस्टली लोगों का सिक्का उनके पैरों पे लगता नहीं है। मैं यही सोच रहा था बचपन में, कोई मार क्यों नहीं मार है, लेकिन भाई लग जाता है ना। हु नोस कुछ हो रहा हो वहाँ पे, बिकॉज देखो फिजिक्स में भी कुछ ऐसी चीज़ है कि फिजिक्स भी है ना, एक टाइम तक आकर रुक जाती है, एक टाइम पर आके एक्सपेरिमेंट चलने लगते हैं, कहते हैं हम प्रूफ नहीं कर पा रहे मैथ से। मतलब इतनी ज़्यादा डेप्थ चीज़ें पहले मैं भी बिलीव नहीं करता था, मतलब अभी भी नहीं करता हूँ, लेकिन है ना एक टाइम में जाके आप स्पिरिचुअलिटी में इतना ज़्यादा हो सकते हो कि मतलब फिजिक्स भी एकदम एंड पे जब आप पहुँच जाओगे तो फिजिक्स हर जगह काम नहीं करती है, आप हर चीज़ का आंसर नहीं दे पाते हो क्यों हो रहा है। ठीक है, फिलहाल हम अपने रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ वापस आते हैं। तो इसका फॉर्मूला है जिसकी डेरिवेशन है, यहाँ से एंगल वेंगल बना के आप कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से उसकी डेरिवेशन नहीं काम नहीं आएगी कहीं पे भी। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, यहाँ पे वाटर की जगह यहाँ पे मैंने वाटर लिया है, इसकी जगह आप कोई भी और दूसरा मीडियम ले सकते हो। उसका जो फॉर्मूला है वो है रियल डेप्थ डिवाइड बाय एपरेंट डेप्थ। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। अगर आपसे मान लो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कॉइन है वो इतने मीटर नीचे रखा है, 5 मीटर, है ना, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो बताओ हमें वो कॉइन कितने ऊपर दिखेगा। चलो एक बार मंदिर में जाकर ट्राई करके आते हैं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 1.33 पता है ना, और हमें अंदाज़ा पता है कि जो टैंक है जहाँ पे उनके पैर रखे हुए हैं, है ना, वो 5 मीटर नीचे होगा। मान लो 5 मीटर नीचे है, तो क्या मैं एपरेंट डेप्थ निकाल सकता हूँ उनकी? हाँ सर, मैं एपरेंट डेप्थ निकाल सकता हूँ। अब तो सर मेरी विश पूरी होगी। हु नोज क्या। इस चैप्टर का एकदम खतरनाक
एकदम फाड़ू चैप्टर आ गया, मतलब फाड़ू टॉपिक आ गया है, जिसका नाम है प्रिज्म। यहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मेरी तरफ से लिख के ले लो। प्रिज्म से हमेशा क्वेश्चन आता है, मेरे प्री बोर्ड में भी आया था और मेरे बोर्ड में भी आ गया था, है ना। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो जरूर आएगा, सीबीएसई के तो डैम श्योर, है ना। एक प्रिज्म क्या होता है वो पढ़ते हैं। प्रिज्म हमारे पास कुछ ऐसा ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, कुछ लोग पहली बार भी पढ़ रहे होते हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा कुछ चीज़ होता है, ऐसा कुछ चीज़ होता है जो कि साइड से ऐसे होता है, और सेम इसके बैक साइड भी ऐसा फेस है, और नीचे इसकी तरफ, नीचे इसके कोई बेस होता है, बेस समझ रहे हो, यानी नीचे से भी ऐसा है। ये कुछ ऐसा दिखने में होता है जो कि 3D फिगर है, मैं 2D में बना रहा हूँ। तो लाइट जब इसके यहाँ से पड़ती है तो ये बैंड होती है। क्यों सर? क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर है लेकिन ट्रांसपेरेंट है ना। ट्रांसपेरेंट सर क्या मतलब? यानी लाइट इसके अंदर से आर पार हो जाती है। अ प्रिज्म इज द पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच हैव टू प्लेन फेसेस इंक्लाइन एट ईच अदर एट एंगल, यानी एक एंगल पे इंक्लाइन होंगे एक दूसरे से, है ना। और जब इसके अंदर लाइट जाती है तो लाइट बैंड करती है और यहाँ से ही बैंड करती है। सर ये प्रिज्म क्यों बनाया है, प्रिज्म के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, एक बार ये बता दो। क्योंकि देखो बेटा, प्रिज्म हमें बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में मदद करता है, ये कई सारे फिनोमेना भी दिखाता है। अभी आपको आगे जाके डिस्पर्जन पढ़ना है, मैं पढ़ा दूंगा, बहुत सारे लोगों के सिलेबस में से आई गेस कटा हुआ है, बट मैं पढ़ाने वाला हूँ, है ना। यहाँ पे अगर देखो तो लाइट जा रही है, यहाँ से बैंड हो रही है और यहाँ से जा रही है। लाइट को जाना इधर था लेकिन चली गई इधर। क्या भटकाव हुआ, क्या भटकाव हुआ? क्या इस भटकाव को मैं डेविएशन बोल दूं? क्या मैं बैक ये वाली लाइन हटा दूं? सबको समझ आ गया प्रिज्म कैसा दिखता है ना। तो अब मैं प्रिज्म को अपने असली रूप में ले आता हूँ। सर असली रूप? बेटा असली रूप तो उसने भी दिखाया था तुझे, बेटा कोई बात नहीं, लेकिन हम प्रिज्म पे वापस आते हैं, है ना। ये प्रिज्म का असली रूप है जो कि हम एकदम आगे की साइड से बनाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूँ कि लाइन अभी लाइट चली गई इधर, जाना था इधर, तो सर ये इतना भटकाव आया इसके अंदर। सर भटकाव को ही बोलते हैं डेविएशन, डेविएशन। तो सर ये एंगल ऑफ डेविएशन बोल दूं क्या मैं इसे? हाँ, और इसे मैं किससे करूँगा? डेल से डिनोट करूँगा। तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। मेरी जान यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास एक प्रिज्म है, मैंने पूरी डेरिवेशन लिख दिया है ना। कैसे करना है वो मैं भी आपको बताता हूँ। आपके पास एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म के अंदर मैंने एक इंसिडेंट लाइट फेंकी है और वो जो बेस है उसके पर एकदम पैरेलल जा रही है और इसके अंदर से होते हुए बाहर आ रही है। ठीक है, क्या सबको इतना समझ आया? एक लाइट भेजी है, अंदर से जा रही है, बाहर आ रही है। मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल बना दिया, दूसरी लाइट के लिए भी, दूसरे फेस के लिए भी, दूसरे फेस पे 90 डिग्री पे से नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल 90 डिग्री पे बनता है, ये बात सबको पता है ना। यहाँ पे एक एंगल ले लिया, इसको प्रिज्म का एंगल बोलते हैं, जो कि ऊपर की साइड पे होता है। और लाइट को जहां पे जाना था उसको मैंने लिया, उसको मैंने ट्रैक करा। जब ट्रैक करा तो यहां तक आई ऐसी डॉटेड लाइन, और जहां से निकल गई, जाना इधर था लेकिन निकल इधर से गई। तो जब मैंने इन दोनों लाइन को ट्रैक करा तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को मैं बोलूंगा एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि भटकाव हो गया। भटकाव बेटा तेरी जिंदगी में भी था, लेकिन कोई बात नहीं, वापस आ जाते हैं। जब हम वापस आए तो हमने यहाँ पे जब नॉर्मल से एक लाइन बनाई और इस एक नॉर्मल से लाइन बनाई, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ। इस ट्रायंगल को एक नाम दिया, ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाड़ में जाओ, नहीं जाता, है ना। फिर भी अगर यहाँ पे मैं दूँ R1 R2, ये दो एंगल ले लिए, किस में लिए? ये एक ट्रायंगल बन रहा है, मैंने इस ट्रायंगल के अंदर लिया। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो एक पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने पॉइंट P, इस पॉइंट को बोल दिया पॉइंट L, और इस पॉइंट को बोल दिया पॉइंट M। तो अगर मैं देखूं एक ट्रायंगल मेरे पास ये ऊपर बन रहा है, एक ट्रायंगल ये मेरे पास नीचे बन रहा है। मैं ऊपर वाले ट्रायंगल को देखूंगा, ये वाले ट्रायंगल को। तो जब मैंने ये वाले ट्रायंगल को देखा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर होंगे? समझो, ये वाला एंगल है ना, मैं मार्कर उठाता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होंगे। सर क्यों होंगे? बेटा ये एक 9th क्लास की प्रॉपर्टी है जो कि आपको पढ़ के आनी थी, है ना। ये नहीं, जिन लोगों को नहीं पता, भाई मुझे भी नहीं पता था अपने टाइम पे, ठीक है, नॉर्मल बात है, ये मेरे को भी नहीं पता था। तो ये इसके बराबर होता है, ये आपको यहाँ से अभी रटना ही पड़ेगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन का मेरे पास ये, और ये वाला जो एंगल है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ I माइनस R, इसको मैं लिख सकता हूँ I माइनस R, क्योंकि I है ना, ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ से भी 90 डिग्री बन रहा है। ये मेरे पास जो निकल कर आता है ज्योमेट्री लगा के, ये I माइनस R निकल कर आता है। और सेम मैं यही इसके लिए भी यही चीज़ कर सकता हूँ। सर ये आपने I2 क्यों लिया है? बेटा I2 इसको बोलेंगे सर, जो लाइट निकलती थी हम तो उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे, लेकिन यहाँ पे हम I2 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंसिडेंट रे ये भी बन सकती है। कैसे बन सकती है? देखो, अगर लाइट मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ तो ये ऐसे जा रही है, तो सर क्या अगर मैं यहाँ से फेंकूंगा, सर अगर मैं इसको यहाँ से फेंकूंगा तब भी तो यही रास्ता ट्रैक करके जाएगी, है ना। देखो इसके अंदर गई, है ना, जानी थी ऐसे, चली गई ऐसे। सर क्यों गई? ये टूवर्ड्स नॉर्मल क्यों मुड़ रही है? क्योंकि सर डेंसर मीडियम आ गया, है ना। डेंसर यानी टूवर्ड्स नॉर्मल होगा, अगर रेयर में जा रहा होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। अब तो याद हो ही गया होगा, है ना। तो अब देखते हैं हम अब कहाँ थे, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। सर ये कौन सा ट्रायंगल लिया? बेटा ये वाला ट्रायंगल ले लिया हमने। जब हमने नीचे वाला ट्रायंगल लिया तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। इस वाले एंगल को मैं बोल रहा हूँ एंगल O, है ना। एंगल O और R1 प्लस R2 मेरे पास 180 के बराबर होता है। एंगल सब सारे एंगल जो है 180 के अंदर होते हैं। सारे एंगलों का सम जो है 180 डिग्री होता है, भाई पता है ना। ABC, तो A प्लस B प्लस C हमारे पास 180 होता है, वही C लगाई है मैंने यहाँ पे। और एंगल L प्लस एंगल M, यानी ये वाला एंगल है ना, एंगल L प्लस एंगल M मेरे पास जो है वो भी 180 होगा। और एंगल L क्या है मेरे पास?
ये ए के बराबर होगा और यहाँ पे ओ के, और सॉरी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने ये वाला क्वाड्रिलेटर लिया है और इस क्वाड्रिलेटर में ये वाला एंगल मेरे पास 90 डिग्री है, ये वाला मेरे पास 90 डिग्री है और 90 प्लस 90 यानी ये दोनों एंगल और इस क्वाड्रिलेटर के आमने सामने वाला एंगल ए इजिकल टू मेरे पास क्या होगा प्लस एंगल ओ यानी ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल। अगर मेरे पास कोई क्वाड्रिलेटर है तो इनके चारों एंगल का सम 360 होता है ना, तो यहाँ पे इजिकल टू 360 ले लिया मैंने और जब इसको मैंने इससे यहाँ ले जाके माइनस करा तो मैथ लगा के मेरे पास क्या बनेगा, एंगल ए प्लस एंगल ओ इजिकल टू 180। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पता नहीं क्या हक दिया मैंने, बट कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, ये वाली मेरे पास इक्वेशन आ गई, ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, दोनों मैं इन दोनों को भी इक्वल रख सकता हूँ। जब मैंने इन दोनों को इक्वल रखा तो ये एंगल ओ से एंगल हो गया, वो चीज़ मैंने यहाँ पे करी है। जो मैंने इसको इसके इक्वल रखा तो एंगल ओ से एंगल हो गया, तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन निकल कर आ गई, जो कि बहुत कमाल की इक्वेशन है। आपको याद रखना है जब भी मिनिमम डेविएशन का केस होगा तो एंगल जो हमारा ए है वो R1 प्लस R2 एंगल के बराबर होता है और इसको अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में डालते हो, ये वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन को जब आप रीअरेंज करोगे ब्रैकेट खोल के तो आपके सामने ऐसी कुछ आ जाएगा और ये R1 प्लस R2 क्या होता है, एंगल ए ही होता है फॉर द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन है ना। जब हमारे पास ये केस आ जाएगा यानी कि हमारे पास एक ये भी निकल कर आता है डेविएशन का फॉर्मूला, मिनिमम डेविएशन नहीं बोलेंगे, डेविएशन का फॉर्मूला। और यहीं पे मेरे पास एक और फॉर्मूला आता है जो कि आपको याद करना है। अब सर ये ग्राफ क्या बना रखा है आपने, बेटा इस ग्राफ को ध्यान से देखो, ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल आएगा। आप देख लो ये ग्राफ को सिमेट्री नहीं है, एक तो इस ग्राफ में मेरे को दिख रही है कि सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं है, और सर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपने लिया है मेरे पास डेल एम यानी डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन और यहाँ पे लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी ये वाली लाइट को मैं कितना यहाँ से ऐसे घुमाऊं तो यहाँ पे कितना चेंज होगा। तो जितना मैं इसे एंगल को बढ़ाऊंगा ना, यानी ये कम है, ये कम एंगल है, जितना मैं इसे बढ़ाऊंगा पहले तो ये यहाँ पे कम होगा, पहले तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होता रहेगा, जब मैं इसको ऐसे करता रहूँगा तो ये कम होता रहेगा, लेकिन एक टाइम पे आके बढ़ने लगेगा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मिनिमम हो रहा है ना, जहाँ पे मिनिमम हो रहा है, इसको सोचो, अगर मैं यहाँ से इसको बढ़ा रहा हूँ तो एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि लाइट भी तो ऐसे ऐसे जाती रहेगी, इधर की लाइट भी तो ऐसे ऐसे जाएगी। तो मेरे पास एक ऐसा यहाँ पे पॉइंट आ रहा है जहाँ पे एंगल मिनिमम है। और सर ये 2 पॉइंट कैसे आ रहे हैं, ये 2 पॉइंट मेरे पास इसलिए आ रहे हैं कि एक एंगल मतलब एक मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मेरे पास एक ही एंगल दो इंसिडेंट एंगल पे मिल सकता है। सर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से मैं लाइट फेंक रहा हूँ और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है, मान लो 30 बन रहा है, तो वही 60 पे भी वही बनेगा, हो सकता है। मैं नॉर्मल वैल्यू ले रहा हूँ कि यानी 30 और 60 पे मेरा एंगल ऑफ डेविएशन सेम आ रहा है। सर ये कैसे हो रहा है, देखो अगर मान लो यहाँ से 60 बन रहा है, यहाँ से 60 बन रहा है, तो क्या यहाँ से 30 बन रहा होगा। और सर अब समझ आया, यानी एक बार हम इधर से ले रहे हैं और एक बार इधर से ले रहे हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन तो वही रहेगा, बस मेजरमेंट करने का तरीका अलग है। तो वही ये 2 एंगल, मान लो एक जो है ये वाला एंगल हो गया, एक हमारे पास ये वाला एंगल हो गया, तो दोनों के लिए एंगल ऑफ डेविएशन सेम आ रहा है। और यही चीज़ तो ग्राफ से भी प्रूफ हो रही है। मज़ा आ गया भाई। इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे मेरे पास ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है भाई, इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। देखो मेरे पास एक मीडियम 1 है ऊपर की तरफ, एक मीडियम 2 है नीचे की तरफ। मीडियम 2 मेरा डेंसर है। डेंसर समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको कैसे बताऊँ, मान लो नीचे वाला डेंसर है, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे, सबको समझ आया, ऑब्जेक्ट रखा है। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, मैं यहाँ पे नॉर्मल बना लेता हूँ, नॉर्मल पहले ही बना लूँगा बेटा, नॉर्मल पहले ही बना लूँगा बेटा, पागल तो वो बना के चले गए, बट कोई बात नहीं, नॉर्मल मैं बना देता हूँ, है ना। नॉर्मल बनाया जब मैंने, तो मेरे को ये पता लगा कि यहाँ से मैं सर एक लाइट फेंकता हूँ, सर ये डेंसर है, ये रेयरर है, रेयरर में जा रही है सर अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। मैंने कहा ओके बेटा बिल्कुल सही बोला। मैं यहाँ पे एक और नॉर्मल बना लेता हूँ, है ना, और एक और नॉर्मल बना लेता हूँ। सर कितने नॉर्मल बनाओगे बेटा, वो इतने बार पागल बनाएगा, उसको तो कुछ बोला नहीं, मेरे नॉर्मल से क्या हो रहा है तुम्हें, है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूँ या एक लाइट फेंक रहा हूँ तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, मैंने फिर से थोड़ा दूर फेंका, इस बार जो एंगल थोड़ा ज़्यादा बन रहा है ना। क्या ये बात आपको पता है कि जितना एंगल आई बड़ा होगा उतना एंगल आर मेरा बड़ा होता रहेगा, यानी जितना एंगल आई ये वाला बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ता रहेगा। तो इस बार मैंने थोड़े ज़्यादा एंगल ले लिया, ये तो ये भी सर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सर इस बार मैं थोड़ा और दूर कर रहा हूँ तो ये और बड़ा हो गया, यानी ये भी सर बहुत बड़ा होगा। और इस बार मैंने इसको इतने एंगल पे फेंका कि ये ऐसे होते होते 9 एकदम छू गया। और मान लो एक टाइम थोड़ा और दूर करा तो ये 90 डिग्री हो गया, और दूर करा तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया। सर ये कैसे हुआ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से मैंने एक लाइट फेंकी, ठीक है, थोड़ी सी मुड़ी, एक एंगल पे थोड़ी सी मुड़ी, एक एंगल पे थोड़ी और मुड़ी, एक एंगल ऐसा है कि लाइट सीधी निकल गई, और एक एंगल ऐसा आया
कि लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो गई, और जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक हुई है ना, इसे ही बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी टोटल लाइट रिफ्लेक्ट हो गई इंटरनली, इंटरनल का मतलब अंदर, यानी टोटल लाइट अंदर ही, इस मीडियम के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई। सर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया, ये नेचर की बात है ना। और अगर यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दूँ मैं, स्नेल्स लॉ, तो μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। ये हमारा स्नेल्स लॉ है भाई, मैंने आपको बताया, इसको आप ऐसे याद करना, ये ऐसे ही काम आता है। पहले जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ पे लाइट जा रही है और जहाँ पे साइन आर बन रहा है वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दोनों आप उठाओगे। सर हमारा μ1 क्या है? सर बेटा μ1 नहीं है, हमारा μ2 है, साइन आई है ना, साइन आई सी बोलेंगे। जो यहाँ पे मेरा एंगल बन रहा है ना, ये वाला, ये तो टी आई आर हो गया हमारा। लेकिन यहाँ पे जो है, इस वाले जो एंगल यहाँ बन रहा है, जो 90 डिग्री पे ले जा रहा है, जो मेरा एंगल आई एंगल आर को 90 डिग्री बना दे रहा है, उस एंगल को मैं बोलूँगा कि ये एंगल मेरा आई सी है, यानी क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जो आर को, जो हमारे आर वाले एंगल को, रिफ्लेक्टेड एंगल को 90 डिग्री बना देता है। तो यानी साइन आई सी लिखूँगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूँगा μ1 लिखूँगा, सॉरी, क्योंकि μ2 तो जहाँ से आ रही है। और याद रखना ये डेंसर है, जहाँ से तुम भेज रहे हो ना लाइट, वो डेंसर ही होना चाहिए, तभी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अगर ये रेयरर ले लोगे तो ये तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी ना, तब तो ये कभी 90 बनेगा ही नहीं, तब तो ये ऐसे जाने लगेगा। लेकिन हमें इस तरफ इसलिए मोड़ना है, ये एंगल इसलिए इस तरफ जा रहा है क्योंकि ये रेयरर है, यानी डेंसर से रेयर होगा। अब ये कंडीशन में पढ़ेंगे, बट उससे पहले ध्यान रखना यहाँ पे साइन आई सी है, और यहाँ पे क्या हो गया, साइन आर तो हमारा 90 हो गया, जो कि 1 हो जाएगा। यानी मेरे पास साइन आई सी निकल कर आया, साइन आई सी मेरे पास निकल कर आया μ1 बाय μ2, जिसको मैं μ1 को नीचे लिख दूंगा। सर नीचे क्यों लिख रहे हो? क्योंकि मेरे को बेटा रिलेटिव इंडेक्स निकालना है, और यहाँ पे साइन आई सी मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स, साइन को मैं उधर ले गया या फिर इनवर्स ले गया, तो मेरे पास आ गया म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्या ये बात सबको समझ आई? क्या ये रिलेटिव इंडेक्स समझ आया? इसको हम एब्सोल्यूट भी बोलते हैं। अगर ये मैं यहाँ पे वैक्यूम के लिए बात करूँ तो एब्सोल्यूट हो जाएगा, है ना, जहाँ पे μ1 की वैल्यू 1 ही हो जाती है। यानी कि आप देख रहे हो कि जो मेरा क्रिटिकल एंगल है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी मेरा जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना कम मेरा क्रिटिकल एंगल होगा। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यार डेंसर का होता है, हाँ मैं यही बोल रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ कि ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ आपको डायमंड में देखने को मिलेगी, है ना, डायमंड। सर डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना होता है बेटा? 24 डिग्री के आसपास कुछ होता है, यानी ये बहुत इजीली कर देता है TIR। इसका 24 डिग्री बहुत कम है, यानी जितना कम एंगल है ये उतना ज़्यादा अच्छे से करेगा। जितना कम एंगल होगा उतना ज़्यादा जो है TIR बेहतर होगा, TIR बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि सर 24 डिग्री देखो ना बन जाएगा कहीं से भी। अगर मैं लाइट ऐसे फेंक रहा हूँ तो 24 डिग्री नहीं होगा क्या? ये 24 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में नहीं होगा, यानी 24 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में अगर एंगल बनेगा तो लाइट अंदर ही भटक जाएगी, और इस डायमंड की लाइट अंदर ही भटकती रहती है, जिससे लाइट कैप्चर हो जाती है और ये लाइट दिखने में चमकता है। इसलिए कहते हैं भाई डायमंड महंगा क्यों है, चमक क्यों रहा है? ऐसी क्या बात है? अगर आप डायमंड को रियल लाइफ में देखोगे तो बहुत कम लाइट में भी बहुत अच्छे से ग्लो करता है। और वो कहते हैं कि लाइट कहाँ से आ रही है भाई, हमारे ये तो कोई बैटरी भी नहीं लगा इसमें भाई, उसके अंदर TIR होता है, उसके अंदर लाइट कैप्चर हो जाती है और वो उसी के अंदर भटकने लगती है, जिससे वो बहुत तेज़ की ग्लो करता है। इससे ज़्यादा कोई मटेरियल है ही नहीं जो कि इससे ज़्यादा कोई ग्लो कर दे, जो इससे बेहतर TIR कर दे। सर ये क्या है? ये डायमंड है बेटा, है ना। और इसके अभी हमें कुछ एप्लीकेशंस भी पढ़ने हैं। ये पढ़ा कि हमारे पास एक TIR होता है, एक कंडीशन जिसके अंदर लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। डेंसर से रेयरर में जाना है तभी ये होगा। देखो मैंने म्यू टू को बढ़ा लिया था, तभी ये होगा, है ना। और इसके लिए कुछ कंडीशंस ज़रूरी हैं, जैसे कि साइन IC, जब तक क्रिटिकल एंगल को तुम पार नहीं करोगे तब तक वो तुम्हारा नहीं होगा। क्रिटिकल एंगल क्या है? एक ऐसा इंसिडेंट एंगल जो कि रिफ्रैक्टेड एंगल को 90 डिग्री बना देता है, वो हमारा क्रिटिकल एंगल होता है। ये सभी मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। अगर मैं ग्लास की बात करूँ तो तेरे लिए वो अलग होगा, अगर मैं डायमंड की बात करूँ तो 24 डिग्री होगा, जो कि सबसे कम है ना, जो कि इजीली अचीव हो जाता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक मटेरियल A है और एक मटेरियल B है, इसका 30 डिग्री है और इसका 60 डिग्री है। सर क्या है 60 डिग्री? बेटा आई साइन मेरे पास आई, सर IC क्या है? ये है मेरे पास क्रिटिकल एंगल। अगर इसका क्रिटिकल एंगल 30 है, इसका 60 है, तो अच्छा TIR किस में होगा? मैं बोलूँगा सर किस में होगा? B वाले में। हाँ बिल्कुल सही। नहीं बेटा गलत जवाब, B वाले में नहीं होगा, A वाले में होगा, क्योंकि 30 से 90 के बीच में कोई भी एंगल आसानी से अचीव कर सकता है नेचर, लेकिन 60 से 90 में बेटा रेंज कम हो गई ना।
उसमें तो बहुत सारे एंगल आ रहे हैं 31, 32, 33, 34, 90 तक, लेकिन इसमें कम है, इसमें सिर्फ 30 हैं और उसमें 60 एंगल आ रहे हैं। तो यानी इसमें अच्छे से कोई भी एंगल बना लेगा नेचर, इसमें कोई भी एंगल बन जाएगा तो TIR हो जाएगा, लेकिन बी वाले में नहीं होगा। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? हाँ समझ आ गई होगी। आपने देखा होगा मिराज। सर मिराज क्या होता है? मिराज बेटा देखो क्या होता है, गर्मियों में गाय भैंस होती है ना। सर ये गाय नहीं लग रही है, कुछ और लग रहा है। बेटा कोई बात नहीं, तू भी उसे वही लगता था। मान लो ये गाय है, ये गाय जो है ये जब देखती है, यहाँ पे बहुत सारे मान लो एटमॉस्फेयर है हमारा, यहाँ पे क्लाउड है और यहाँ पे सन है। तो बेटा सन में से देखो लाइट निकल कर आई, सन में से लाइट निकल कर आई और इसकी आंखों में गई, तो इसको ये सड़क दिख रही है। मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे TIR कैसे होगा। तो TIR के लिए क्या होता है, डेंसर से रेयर में जाना पड़ता था, डेंसर से रेयर में। तो यहाँ पे मान लो मेरे पास एक क्लाउड है और यहाँ से लाइट आ रही है, तो इसको तो जब ये रेयर से डेंसर में जाता है ना, डेंसर अगर हम नॉर्मल लाऊं तो टुवर्ड्स नॉर्मल बनता है, इसकी लाइट कुछ यहाँ तक पहुंची। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे जब ये लाइट आ गई तो ये लाइट जा रही है मेरी डेंसर से रेयर में, यानी सर TIR होगा। मैंने बोला हाँ TIR होगा। तो थोड़ा सा क्या होता है, ये थोड़ा बेंड होता है, सर किधर बेंड होता है, थोड़ा इधर की तरफ बेंड होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, थोड़ा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ऐसे करते करते ये गाय को बादल नीचे दिखने लगता है, यानी उसको बादल नीचे दिख रहा है। आपने कई बार देखा होगा कि रोड पे जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो बहुत सारे जानवर आके मर जाते हैं। सर क्यों मर जाते हैं? क्योंकि बेटा उसे वहाँ पे पानी दिख रहा होता है। गर्मियों में बहुत तेज़ गर्मी हो रही होती है तब ये फिनोमिना होता है। ठंडियों में क्यों नहीं होता सर? ठंडियों में क्या हवा नहीं होती क्या सर? ठंडियों में हमारा सूरज नहीं निकलता बेटा। ठंडियों में देखो हवा उतनी डेंस और उतनी लेयर नहीं बन पाती है ना, और इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल उनके मतलब समझ रहे हो, गर्मी में जो है ना मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और एक लेयर बन जाती है कि सबसे नीचे वाली लेयर डेंस हो जाएगी और सबसे ऊपर वाली हमारी रेयर बन जाता है ना। उस वजह से ये हो जाता है, उस वजह से ये कंडीशन हमको देखने को मिलता है, जिसको हम मिराज भी बोलते हैं। आपने टीवी शोज़ वगैरह में बहुत देखा होगा भाई, बहुत एक्टिंग करते हैं, वो मुझे कुछ दिख रहा है डोरेमोन, मुझे वहाँ पे कुछ दिख रहा है, वो तो मिराज है, ऐसा कुछ। और यहीं पे हमारे एक और एप्लीकेशन आती है ऑप्टिकल फाइबर। देखो मिराज इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने ज़्यादा देर नहीं लगाया। ऑप्टिकल फाइबर आपका इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल फाइबर, इसके बारे में आपको लिखवा भी देता हूँ। मॉडर्न वे टू ट्रांसमिट डेटा। बेटा जो आप मेरे पास मोबाइल से अपने मोबाइल में जो मेरी वीडियो देख पा रहे हो, ये ऑप्टिकल फाइबर की वजह से ही देख पा रहे हो। सर ऑप्टिकल फाइबर क्यों देख रहे हो? मेरे पास तो वाईफाई लगा ही नहीं है बेटा। वाईफाई नहीं बेटा, तेरे घर में मोबाइल डेटा आ रहा है ना, वो जिस टावर से आ रहा है, उस टावर में जो तेरे पास वो डेटा आ रहा है, जो उस टावर में डेटा आ रहा है, उस टावर में भी तार से ही आ रहा होगा। और वो सब तार कौन सी होगी? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर अभी तक की सबसे ज़्यादा और सबसे किफ़ायती और सबसे ज़्यादा फास्ट, क्योंकि जो डेटा ट्रांसफर करती है वो लाइट के स्पीड से करती है। सर लाइट के स्पीड से क्यों करती है? लाइट की स्पीड तो मैक्सिमम स्पीड है यूनिवर्स की। तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि ये लाइट ही ट्रांसफर करती है। सर लाइट कैसे? क्योंकि मेरे पास एक ये वायर होती है और इसके आसपास एक कोटिंग हुई होती है, इसके आसपास एक कोटिंग हुई होती है। और अगर मैं कोटिंग की बात करूं तो इसको बोलते हैं कैडलिंग, और इसको बोलते हैं कोर। कोर क्या होता है सर? कोर एक मटेरियल होता है, मटेरियल जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट। और ये लाइट को कुछ ऐसे करता है कि मतलब इसके अंदर मैं लाइट मारूं तो ये लाइट TIR करने लगती है। सर TIR क्या? यानी यहाँ पे जो नॉर्मल बन रहा होगा ना, और ये जो एंगल आई बन रहा होता है, ये आई एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, जिससे कि ये अंदर ही ट्रैप हो जाती है लाइट। और सर आप ऐसे ही कर रहे हो, आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि वायर लो और लाइट को यहाँ से भेज दो। बेटा तार मुड़ेगी नहीं क्या? ये तार मुड़ेगी नहीं क्या? क्या इतने से सीधे रास्ते हैं? नहीं बेटा, इतने सीधे रास्ते नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ऐसे भेजते हैं और ये लाइट जो है ऐसे ऐसे करके जाती है, ऊपर नीचे होते हुए जाती है। और अगर आप इस तार को मोड़ भी दो ना तो भी बेटा कोई असर नहीं पड़ेगा। और यही फिनोमिना है TIR का। TIR की वजह से ही आप जो है सारी चीज़ें कर पा रहे हो। और यहाँ पे क्या लगाते हैं, हम एक डिवाइस लगा देते हैं जो कि लाइट डेटा को, जो लाइट से डेटा आ रहा है उसको कंप्यूटर फॉर्म में कर देता है। आया मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा भाई, याद करके आया था मैं। एक यहाँ पे डिवाइस लगाता हूँ, वो डिवाइस क्या करता है, लाइट जो होती है उसको ऐसे एंगल पे सेट करता है कि TIR होगा ही होगा, TIR होगा ही होगा। और ये वायर ऐसी बनाई जाती है पूरी की पूरी। ये जो कैडलिंग है ये रेयर होता है और ये जो कोर है वो डेंसर होता है। सर डेंसर से रेयर में, यही तो आपने अभी बताया था, यही तो आपने अभी बताया कि डेंसर से रेयर में जाओगे तभी TIR होगा। हाँ बेटा, इसलिए इसको ऐसे ही बनाया जाता है और ऐसे ही हमारा जो है ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है। ये आपको सड़कों पे या फिर वाईफाई के पास या अपने वाईफाई में ही देखने को मिलेगा। आपको एक तगड़ी चीज़ बताने जा रहा हूँ। मेरे पास एक प्रिज्म है ना, प्रिज्म है, और ये प्रिज्म कुछ नॉर्मल प्रिज्म नहीं है ना। ये प्रिज्म को एक ऐसा प्रिज्म है जिसका ये एक एंगल 90 है, एक एंगल 45 है और ये वाला एंगल भी 45 है। और बात मानो कि यहाँ पे मेरा जो इसका क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल। सर क्रिटिकल एंगल क्या होता है बेटा? इसको क्रिटिकल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो हमने अभी प्रिज्म पढ़ा, अगर उसके अंदर मान लो ये मेरा TIR पढ़ा हमने भी, है ना। ये TIR तभी होगा जब ये
90 डिग्री जा रहा है ना, ये 90 डिग्री चला जाता है जब यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट होकर 90 डिग्री पे सरफेस से ही जा रही होती है, तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत क्रिटिकल है। अगर इसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया ना, एंगल को 2 डिग्री भी बढ़ा दिया, 1 डिग्री से भी कम बढ़ा दिया, तो ये TIR कर देगा, और अगर कम कर दिया तो ये रिफ्रैक्शन करेगा। तो यानी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, समझ रहे हो, एक क्रिटिकल सिचुएशन बोलते हैं ना, तो वैसा क्रिटिकल एंगल है। और इस प्रिज्म का जो क्रिटिकल एंगल है, जिसको IC से लिखने वाला हूँ मैं, वो 45 है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हम कुछ केसेस लेंगे। सर केसेस कैसे लेंगे, मैंने यहाँ पे एक बॉडी रख दी है ना, सर ये उसकी बॉडी है, हाँ बेटा ये हो सकता है। तो जब ये यहाँ से स्ट्रेट जाएगा तो ये लाइट सीधी निकल जाएगी। सर सीधी क्यों निकलेगी बेटा, क्योंकि 90 डिग्री पे गिर रही है और 90 डिग्री से ही अंदर जाएगी। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो सर अगर ये भी 90 है और ये भी 90, ये 45 है, तो ये सर 45 होगा। हाँ सर ज्योमेट्री तो यही कहती है, तो ये 45 होगा। अगर ये 45 है, मैं यहाँ से नॉर्मल बनाऊँ, सर ये 90 है, ये भी 90 होना चाहिए, और इसको 90 पूरा होने के लिए सर ये 45 होगा। मैंने बोला बिल्कुल हाँ, ये भी 45 होगा। तो सर ये तो क्रिटिकल एंगल ही हो रहा है, तो मैंने बोला हाँ ये क्रिटिकल एंगल है। तो ये लाइट कुछ यहाँ से निकल जाएगी, ऐसे ये लाइट ऐसे निकल जाएगी, और यहाँ पे ये लाइट भी कुछ ऐसे निकल जाएगी। सर ये तो आपने कुछ सही बात बोली। तो मैंने बोल दिया कि क्रिटिकल एंगल 45 से ज़्यादा है ना, मतलब 45 पे TIR हो जाएगा, है ना। 45 पे TIR होने के लिए मेरे को क्रिटिकल एंगल जो है 45 से कम करना पड़ेगा। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं। ओके तो मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, गलती क्या कर रहा था मैं, यहाँ पे 42 लो, है ना, यानी जो क्रिटिकल एंगल है वो मेरा 42 डिग्री है, और अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो TIR होगा। 42 से लेकर 90 डिग्री तक कहीं कितना भी होगा तो TIR होगा। तो यहाँ पे मान लो अब, मतलब ये भी बात सही थी, ये कोई गलत बात नहीं है, ये ऐसा ही होगा। अगर 45 होगा तो ये ऐसी ही निकलेगी लाइट, इमरजेंस रे बोलते हैं इसको, इमरजेंट सरफेस से होते हुए जा रही है ना। लेकिन यहाँ पे 45 बन रहा है सर, यानी TIR होगा, यानी यहाँ पे TIR होगा। इस बॉडी को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे TIR होगा और ये अंदर की तरफ चली जाएगी। सर क्यों होगा, क्योंकि एंगल 42 है। जब TIR होगा तो यहाँ से लाइट जाएगी और इस सरफेस पे पड़ेगी। सर यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊँ तो ये भी 45 होगा, सर ये भी 45 होगा। कैलकुलेशन करके देखोगे तो ये भी आपका 45 ही आएगा, यानी ये भी 45 आ रहा है। सर बॉडी तो कुछ यहाँ पे ऐसी आ रही है। सर ये हम कौन सी लाइट, कौन सी चीज़ को ट्रैक कर रहे थे, सर ये एरो था ये, और जब आप इसे ट्रैक करोगे तो ये भी कुछ ऐसी ही लाइन आएगी। अरे मरी भैया, ये था मेरा ऑब्जेक्ट और ये था मेरे पास इमेज। अरे सर ये क्या हो रहा है, ये तो उल्टी बनकर आ गई, ये तो उल्टी इमेज बनकर आ गई। तो मैंने बोला हाँ ऐसे ही होगा। ये कुछ केसेस हैं, आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ऐसी ज्योमेट्री लगाकर आपको जो है TIR देखना होगा। कई बार TIR हो भी रहा होगा और कई बार नहीं दे रखा होगा, यानी कई बार आपको बोलेगा कि हाँ TIR पॉसिबल है, कई बार आपको देखना पड़ेगा। और कैसे देखोगे सर, हम कैसे पता लगाएं कि TIR होगा कि नहीं, TIR होगा कि नहीं। TIR देखने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल अगर तुम्हारा जो फेंका हुआ एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो TIR होगा, कम है TIR नहीं होगा। अगर यहीं पे मैं दे देता 46, नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 42 है, यानी कम है क्रिटिकल एंगल, और इससे ज़्यादा पे फेंका है तो हाँ होगा। अगर मैं यहाँ पे एक बॉडी रख लूँ, इसकी लाइट को ट्रैक करूँ, तो ये लाइट भी कुछ ऐसे आएगी और यहाँ से कुछ ऐसे आएगी। वही ज्योमेट्री वगैरह आप बना के देखोगे, वन शॉट इसलिए मैं नहीं दिखा रहा ज़्यादा करके। तो यहाँ पे भी आपकी बॉडी कुछ ऐसी बनकर आती है। और मेरे पास एक और केस है, अगर मैं प्रिज्म को ऐसे लूँ, है ना, ये है सर अपना असली प्रिज्म। अब समझ आ रहा है प्रिज्म बना रहे हो, ये क्या बना रहे थे बेटा, वो उनकी पोजीशन चेंज थी, है ना। अगर मैं इसको ट्रैक करूँ तो सर यहाँ से 90 डिग्री पे जाएगा और यहाँ पे तो ये कुछ ऐसा जा रहा है। अरे कुछ तो गड़बड़ होने वाली है बेटा, ध्यान से देखना, बड़ा मज़ा आने वाला है। यहाँ पे नॉर्मल बनाऊँ, ये लाइट यहाँ से आ रही है और यहाँ पे जा रही है, यानी कि ये एरो वाला पॉइंट है, एरो वाला। अभी बॉडी को ड्रॉ करूँगा, अगर मैं देखूँ ये 90 है और ये भी 90 है। सर अगर ये 90 है तो, और ये मेरे पास 45 है, ये कितना 45, सर 45 90, तो क्या सर ये 45 होगा। और सर इसको पूरा, इस वाले को पूरा 90 होने के लिए इसे भी 45 होना पड़ेगा, यानी कि TIR होगा। TIR क्यों होगा, क्योंकि जो इंसिडेंट रे है ना, जो यहाँ से रे आ रही है वो 45 डिग्री एंगल बना रही है, यानी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बना रही है। अगर ज़्यादा बना रही है तो TIR होगा, और यहाँ पे ये लाइट ऐसे निकल जाएगी, ये 90 डिग्री पे होगी। क्यों होगी सर, क्योंकि सर ये भी 90 है, ये भी 45 हो जाएगा, ये अगर पूरा 90 है तो ये भी 45 हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे ये भी 90 डिग्री पे निकलेगी, और सेम एज इट इज़ यही चीज़ फॉलो करते हुए ये यहाँ पे आएगी। यानी जो इसकी दूसरी बॉडी से मैं रे लूँ तो वो भी यही चीज़ करते हुए यहाँ से आएगी। आप खुद करके देख लेना, यहाँ पे नॉर्मल बनाना, और फिर ये देखो ये भी वही चीज़ बन रही है। यहाँ पे 90 बन रहा है तो ये वाला 45 हो जाएगा और ये वाला ही 45 हो जाएगा। और बॉडी ये आया मेरे पास लोअर पॉइंट, लोअर वाला मेरे पास यहाँ पे आ गया, यानी बॉडी की इमेज उल्टी बन गई है। तुमने देखा बॉडी की इमेज जो है वो उल्टी बन गई है,
तो ये कुछ केसेस है जो कि आपको समझने आए थे, समझने के लिए बहुत ज़्यादा तगड़ा था। इसको आपको याद नहीं करना है, कॉपी में बना लेना और समझ लेना। अगर मैं नहीं समझा भी पाया हूँ तो प्लीज़ इसको एक बार अच्छे से देख लेना, खासकर इस और इस वाले को। टॉपिक बच रहा है बस भाई, आपका चैप्टर खत्म होने वाला है एकदम। ये है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, देखो आपका थ्योरी का क्वेश्चन एक तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आएगा, इसकी डेरिवेशन आ सकती है। और अगर थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, ऑप्टिकल फाइबर मिराज वगैरह से जरूर आता है। टीआईआर से आपको एक थ्योरी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको कहानियां लिखनी है। आप समझ पा रहे हो ना, कहानियां वही 8 साल बच्चों का काम। कोई कमेंट पे लड़ाई नहीं करेगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मैं सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करूं, सर ये क्या है, अभी मैं बता रहा हूं। आपके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट, प्लास देखा आपने, प्लास, लोहा वगैरह, स्केल, इंस्ट्रूमेंट भाई काम आते हैं मेजरमेंट के लिए। तो ऑप्टिकल यानी लाइट को मेजर या लाइट को नापने या लाइट को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके अंदर आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा। अगर इमेज नियर पॉइंट पे है, इमेज इज नियर, तो आपके पास फॉर्मूला आता है मैग्निफिकेशन का 1+d/f। सर कैसे आया, अभी मैं बता रहा हूं। पहले इसको 2 मिनट देखो। अगर इमेज है फार पॉइंट पे बनी है, फार पॉइंट सर कैसा, फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है ह्यूमन आई के लिए। और नियर पॉइंट कितना होता है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। अगर 25 सेंटीमीटर मतलब नियर पॉइंट पे बन रही है, कोई डिस्टेंस है यानी कोई मेजरेबल डिस्टेंस है, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। वरना तो आपके पास अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वहां से आपको मैग्निफिकेशन निकालनी है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये लगेगा। दूसरा हमारे पास आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको 3 पढ़ने हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको कितने फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। एक तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इनटू में मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर 2 लेंस मिलेंगे आपको, एक होगा ऑब्जेक्टिव और एक होगा आई पीस। आई पीस आई के पास रहता है इसलिए आई पीस बोलते हैं। इमेज इज नियर पॉइंट, अगर नियर पॉइंट पे इमेज है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाता है 1-FO/FE, 1+D/FE। अभी तुम्हें मजा आने वाला बेटा, देखो मैं तुम्हें एक मतलब ऐसी चीज़ बना रहा हूँ ना मैं तुम्हारे लिए, तुम इसको याद करके कहीं भी कॉपी में 10 बार लिखो, तुम्हें ज़रूर याद हो जाएगा। और टेलीस्कोप, देखो मेरे टाइम पे क्या हुआ था, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को फॉर्मूले याद नहीं थे और इवन अभी भी याद नहीं है। मैं कॉपी में ही देख के लिख रहा हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि देखो तुम्हारे साथ ये गलती हो। मैं वही चीज़ कर रहा हूँ जो मतलब मैंने अपने टाइम पे गलती करी, फिर मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ना करो, इसलिए तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। वरना मेरा मकसद क्या है यहाँ पे पढ़ाने का, मैं चाहता हूँ कि मतलब कभी भी अगर मैं बाहर जाऊँ, तुम लोग मिलो तो बस तुम लोग बस इतना बोलो कि हाँ भैया जो आपने बताया वो सही था। अब मेरे पास ये सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, लिख लेने हैं। सर कैसे आए, अगर आपने चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है आपको पता होगा, और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बताता हूँ कि ये सारे फॉर्मूले मैग्निफिकेशन का है। माइक्रोस्कोप में आपको मैग्निफिकेशन के सवाल देखने को मिलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी देखने को मिलते हैं। ये मैग्निफिकेशन का सवाल है। ये अगर नियर पे होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, हमेशा आपको जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, वो लैब वगैरह में यूज होता है। लैब अगर अपने साइंस लैब में आपने देखा है, बायोलॉजी वगैरह की लैब में रखा होगा, तो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही होता है। टेलीस्कोप सर, टेलीस्कोप से है ना बहुत दूर दूर की चीज़ें देखते हैं, सन को देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं, जुपिटर को देख रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ हम टेलीस्कोप से देख रहे हैं। तो इसके लिए जो इमेज पॉइंट है, जो ऑब्जेक्ट है, इमेज पॉइंट तो हमारे पास ही रहेगा, इमेज तो हमारे पास ही बनेगी क्योंकि हम टेलीस्कोप में ही देख रहे हैं। तो इमेज टेलीस्कोप में बन रही है, लेकिन जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो तो स्पेस में है ना सर, वो तो स्पेस में है। अगर स्पेस में है तो उसके लिए क्या मैं इन्फिनिटी लूंगा, हाँ क्या मैं इन्फिनिटी लूंगा, हाँ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। क्या सबको समझ आया। ये एल क्या है सर, एल है ट्यूब की लेंथ की, तुम्हारी ट्यूब की लेंथ कितनी है वो यहाँ से आप निकाल सकते हो। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके लेंथ ऑफ ट्यूब निकल कर आ जाती है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप जो आप मैग्नीफाइंग यूज कर रहे हो ना, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, आपने भाई मेरे बचपन में एक चीज़ आती थी, उसका नाम था क्रैक्स के अंदर से मेरे को मैग्नीफाइंग ग्लास मिलता था, आपकी लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ा होता होगा, जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है ना, चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। तो सिंपल उसी का फॉर्मूला है कि वो कितनी मैग्निफिकेशन पावर है उसकी, उसका फॉर्मूला था D/F। सर D क्या है, F क्या है, अभी बता रहा हूँ, बिल्कुल इसका डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम इसको 10 बार कॉपी में अपने हाथ से बनाना सर 10 बार क्या बोल रहे हो, हाँ इसको बनाना पड़ेगा आपको कॉपी में, तभी आपको जो है आएगा, वरना इसका डायग्राम भूल वालों की भाई तेरे पढ़ना क्या है, तुझे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में करना क्या है, एक माइंड मैप दे रहा हूं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि माइक्रोस्कोप है मेरे पास। माइक्रोस्कोप में आपको 2 चीजें पढ़नी है, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसा क्या है, 2 चीजें क्यों बना दी, माइक्रोस्कोप तो माइक्रोस्कोप होता है, लेकिन भाई यहाँ पे सिंपल उसे बोलते हैं जो क्रैक्स वाला है। मैंने यहाँ पे क्रैक्स वाला लिख दिया, जो क्रैक्स वाले में से निकल रहा है मैग्निफिकेशन ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास को हम सिंपल बोलते हैं क्योंकि वो बस छोटी इमेज को बड़ा करके दिखा देता है। और कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड में सर 2 होते हैं जिससे हम बहुत ही बारीक चीज देख सकते हैं। तो इसके अंदर
दो लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है आईपीस। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि ऑब्जेक्टिव में स्मॉल अपर्चर होता है और स्मॉल फोकल लेंथ होती है। डायग्राम अभी इसके बाद मैं डायग्राम कराऊंगा, डायग्राम करने के बाद ये एक बार दोबारा देखना, सब समझ आ जाएगा। जो पहली बार देख रहे हैं उनको नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, पहली बार में नहीं आया, अभी नहीं आएगा। अगर आपने पहले चैप्टर पढ़ लिया, रिवीजन के लिए देख रहे हो, तब सब समझ आ रहा होगा फिर तो, है ना। आईपीस एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है आईपीस। आईपीस हमारा बड़ा अपर्चर होता है और उसका बड़ी फोकल लेंथ होती है। सर अपर्चर क्या होता है? ये अपर्चर है ना, हम पहली बार सुन रहा हूँ, हमको अपर्चर का ज़्यादा मतलब नहीं पता है। अबे हमारा मार्कर कहाँ गया होगा? सर देखो बच्चवा, ये जो हमारे पास जो है ना एक गोला होता है, गोलू, जो गोलू को मतलब ये कटोरा समझ लो, ये कटोरू का जो ये बाहर से हिस्सा होता है इसको बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर तो ये अपर्चर आईपीएस का बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव का वो छोटा होता है। समझे कि नहीं? तो वहीं पे हमको पढ़ना है एक टेलीस्कोप भी दो तरह की है, एक होता है रिफ्रैक्टिंग, होता है रिफ्लेक्टिंग। सर रिफ्रैक्टिंग कैसे? अगर लेंस है और लेंस की बात कर रहे हो तो लेंस रिफ्रैक्शन ही तो कर रहा है मेरे भाई, लाइट को बैंड ही तो कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन ही तो बोलेंगे। लेकिन रिफ्लेक्टिंग भी है, अरे यानी मिरर से। सर मिरर से कैसे बनाएंगे? यही तो मेरी बात है भाई, यही तो बात है कि न्यूटन भाई हर चैप्टर में तुम्हारे पास आ जाते हैं। मैं बोलना नहीं चाह रहा, मैं कुछ और बोल देता, है ना। न्यूटन साहब हर जगह आ जाते हैं भाई, ये बंदा इतना खुफिया है कि तुम्हारे हर चैप्टर में दिखेगा। इनने एक ऐसी चीज़ बनाई, अरे यार इसको बाद में पढ़ाई दूंगा, है ना। तुम्हें पढ़ना है अभी, रिफ्लेक्टिंग भी पढ़ना है। स्कोप है आपके सामने, ये वही एक रैक्स वाला जो मैं बोल रहा हूँ, मैग्नीफिकेशन ग्लास। वो काम कैसे करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सॉरी ऑब्जेक्ट ये है ना, ऑब्जेक्ट ये है। देखो गर्मी बहुत हो रही है तो इसलिए थोड़ा समझो, है ना। यहाँ पे ए है और ये बी है, ये ए है ये बी है। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इसको नीचे वाले को बी ले लो और यहाँ पे ए ले लो। यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन ग्लास है ये करता क्या है, काम कैसे करता है? तो यहाँ से मैंने एक लाइट फेंकी और ये कुछ इस तरीके से बैंड हो गई, और यहाँ से एक लाइट मैंने ऑप्टिकल इसके बीच में से निकाली और सेंटर में से जा रही है तो सीधी जाएगी। ये दो लाइट को अगर मैं पीछे की तरफ मिलाऊं तो ये कुछ पीछे बड़ी इमेज बनाता है, ये पीछे कुछ बड़ी इमेज बनाता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये तो कहीं मिल नहीं रही है, ये तो कहीं जा नहीं रही भाई। कहाँ जा रही है? इन्फिनिटी पे जा रही है, जाओ ढूंढ लो। कहीं भी अगर कोई चीज़ दूर तक जा रही है तो बोलते हैं इन्फिनिटी पे जाओ ढूंढ लो जाके। तो इन्फिनिटी पे तो मिल नहीं रही, लेकिन ऐसा अपीयर होगा। अगर मैं यहाँ से आंख ला के देखूँ तो मेरे को ऐसा अपीयर हो रहा है कि तो कहीं तो लाइट जाके मिल रही है, लाइट यहाँ पे मिल रही है जहाँ पे इमेज बन रही है, इमेज मेरी यहाँ पे बन रही है। तो सर ये क्या है? अभी बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन, जिसको हम एम से करेंगे डिनोट। इसका फॉर्मूला होता है एंगल बाय इमेज डिवाइड बाय एंगल सबटेंडेड। लिख लेना एंगल सबटेंडेड, मैं छोटे में लिख रहा हूँ, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है और इमेज कितना एंगल बना रही है। कहाँ पे सर? ऑप्टिकल क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर पे। लेकिन कंडीशन ये है, ऑप्टिकल सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए ऑप्टिकल एंगल के। मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाला या ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का एंगल ले लो और इस इमेज का एंगल ले लो। नहीं, इस ऑब्जेक्ट को ऐसा इमेजिन करा कि यहाँ पे है। अगर ये यहाँ पे होता तो इसकी हाइट इतनी होती। मान लो हाइट h है, तो हाइट h पे ही हमने एक इमेज इसकी इमेजिन कर ली, अपने दिमाग में इमेजिन कर ली और देखा इससे भाई कितना एंगल बन रहा है। इससे एंगल सर अल्फा बन रहा है, और इससे मान लो कितना एंगल बन रहा है, बीटा बन रहा है। क्या करा समझ आया? हमने एक लेंस लिया, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा, जो ऑब्जेक्ट के अंदर से लाइट पास करी और एक इसके अंदर से मारी, देखा कि ये मिल नहीं रही है, इन्फिनिटी पे मिल रही है, ये पीछे जाके मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा जो है एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। इमेज को हमने देखा तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है। सर ये तो बीटा एंगल बना रहा है। सर ये कितना बनाना है? हम ऐसे नहीं नाप सकते, हमें इसको उठा के यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा। और अब जो एंगल बन रहा होगा, क्योंकि दोनों का पॉइंट जो है सेम होना चाहिए, पॉइंट शुड बी सेम होना चाहिए, है ना। तो सेम जब होगा तभी ये मेरा ये एंगल बनेगा, और जो ये एंगल बना रहा है उसको अल्फा ले लिया और इसको बीटा ले लिया। तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नीफिकेशन में डालूँ तो इमेज से जो इमेज बना रही है उसको मैंने बीटा लिया तो बीटा आ गया और नीचे अल्फा आ गया। और ये जो है थिन लेंस है, आप सबको पता है थिन लेंस है, वेरी थिन लेंस। और थिन लेंस के लिए क्या होता है? थीटा इजिकल टू सर साइन थीटा हो जाता है। ये मैथमेटिकल टूल है, और थीटा इजिकल टू साइन थीटा हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं टैन थीटा लिखूंगा, टैन थीटा बाय टैन अल्फा। और जब मैं टैन थीटा और टैन इक्वल को डालूंगा तो ये आ जाएगा ए डैश बी डैश, और ये आ जाएगा ओ बी डैश। ए डैश बी डैश क्या है सर? ए डैश, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। सर ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर अपॉन टैन क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरी बोले। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, बेस क्या है सर? ओ बी। सर ओ बी डैश, ओ बी डैश आ गया, इतना बेस इतना परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर ये आ गया, बेस परपेंडिकुलर। और सर ये टैन अल्फा क्या है? सर टैन अल्फा जो है हमारा, अल्फा ये हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट को इन्होंने बोला ए डैश। सर ए बी ए डैश, ए बी डैश, अच्छा ए बी हो गया ना, ए बी, हाँ
इसकी इमेज क्या हो गई, परपेंडिकुलर ए बी हो गई सर, तो ए बी डाल दिया, ओ बी से ओ बी कट गया, ए डैश बी डैश बाय ए बी आ गया, यानी इमेज का फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ गया मेरे पास, हाइट ऑफ इमेज बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सर किसका फॉर्मूला है, ये बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप का है। अगर ये तभी लगाना जब आपको बोलेगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए लगाओ, या आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफिकेशन निकालनी है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। और इसी के अंदर अगर आप आगे बढ़ोगे तो एक लेंस फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला से जब आप इसको डिराइव करोगे, डेरिवेशन काम की बिल्कुल भी नहीं है, पेपर में कतई नहीं आने वाली है, तो आपको यहाँ पे एक अलग अलग डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला देखने को मिलता है। अगर आपके पास नियर पॉइंट पे है तो मैग्नीफिकेशन इसको हो जाती है 1 + d/f, और अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यानी इसी ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी पे पहुंचा दूं, तो उसके लिए मेरे पास मैग्नीफिकेशन हो जाती है d/f। क्या सबको समझ आया, क्या सबको समझ आया, क्या सबको समझ आया? सर v क्या है, सर d क्या है, ये तो बता दो। ये है बेटा मेरा इमेज डिस्टेंस, ठीक है, समझ आया, इमेज डिस्टेंस बटे फोकल लेंथ, और मैग्नीफिकेशन है 1 + d/f। चल गया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ता है तो बेसिकली होता क्या है, ये मैंने बनाया प्रिंसिपल लाइन। यहाँ पे मेरे पास है एक ऑप्टिकल, ये मेरे पास एक ये है आईपीस, और ये है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है सर, जिससे लाइट आएगी समान में, ऑब्जेक्टिव। आईपीस क्या है सर, जो हमारे आई के पास रहेगा, आईपीस। यहाँ पे रख दिया मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर से ऐसी इमेज आई, और यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट हो गई है ना, और एक आई इसके ऑप्टिकल सेंटर में से। तो जो जहाँ पे इमेज बनेगी ना, मान लो इसको थोड़ा ऐसे बना देता हूँ, इसको भाई ऐसे ही बनता है, ये थोड़ा मिटा के, जहाँ पे इसकी इमेज बनी, ये ए है, ये बी है, और ये ए डैश, ये बी डैश, ये ए, और यहाँ पे होगा हमारा आई पीस, जो कि बड़ा होगा थोड़ा, इसका अपर्चर बड़ा है, पड़ा था। तो अब कुछ कनेक्शन बना पा रहे हो कि इसका बड़ा क्यों लिया था? ये भाई इसका बड़ा ही होता है, अबे अपर्चर, इसका बड़ा ही होता है अपर्चर, है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो है, इसकी जो इमेज, ये इसको ऐसा सेट करा जाता है, इस माइक्रोस्कोप के ऐसा सेट करा जाता है कि जो इसकी फोकल लेंथ है और जो इसका ऑब्जेक्टिव है, ये जो इमेज बनती है ना, ये वाली ए डैश बी डैश वाली, ये ए डैश बी डैश वाली इसकी फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है, जिससे कि ये जो इमेज बनाता है ना, जब अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से लूँ तो ये इमेज कुछ यहाँ पे बड़ी सी बना देता है, ऐसी, जिसको मैं बोलने वाला हूँ बी डैश, बी डबल डैश और ए डबल डैश। तो ये इतनी बड़ी बना देता है, यानी इतनी बड़ी इमेज की इतनी बड़ी इमेज बना देता है। और अगर मैं यहाँ से अपनी आँख लगा के जब आई पीस में से देखता हूँ तो मेरे को बड़ी वाली इमेज देखने को मिलती है, यानी उतने छोटे ऑब्जेक्ट का इतनी बड़ी इमेज। यही काम है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और ये आपको बनाने को आता है। और मेरे ख्याल से इससे सिंपल आपको कोई नहीं बताने वाला है इसको बनाने का तरीका, और यही है। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले, अगर आपको ट्यूब की लेंथ निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से मैग्नीफिकेशन एट नियरेस्ट पॉइंट, मैग्नीफिकेशन एट इन्फिनिटी, इसको नोट करें और फॉर्मूले को याद रखें। मेरी जान, अब तुझे पढ़ाना है टेलीस्कोप पढ़ना है, थोड़ा सा बस टेलीस्कोप चैप्टर खत्म होने वाला है, बस ये लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे लिया मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस। इस बार मैं जो है ऑब्जेक्टिव को बड़ा बनाने वाला हूँ। सर ऑब्जेक्टिव को बड़ा क्यों बनाने वाले हो? क्योंकि देखो जो चांद सितारे हैं बहुत दूर होते हैं, वो है ना, बहुत दूर होते हैं, तो वहाँ से बहुत कम लाइट आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आए ताकि इमेज एकदम क्लियर बने, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव को बड़ा लेते हैं। आई पीस को छोटा ले सकते हैं, क्योंकि भाई आई पीस में तो हमको छोटा ही देखना है। और इमेज मेरे पास लाइट आ रही है इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, तो मेरे पास फोकस पे जाएगी। और एक मैं एक इधर से ले लेता हूँ। सर इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, फोकस पे इमेज बन रही है मेरी, समझ आया? एक ऑप्टिकल सेंटर से भी ले लेते हैं। क्या चल रहा है ये? जिस पे रखे तुमने कदम, उस पे मेरा ही रास्ता है, जैसे मेरा तुमसे कोई पिछले जन्म का वास्ता है। जिस पे रखे तुमने कदम, अब से मेरा वो रास्ता है। हाँ देखो, तो मेरी इमेज कुछ मान लो यहाँ पे बनी, यहाँ पे इमेज बन गई, और जब मैं आई पीस में से देखूंगा तो आई पीस के लिए छोटा ऑब्जेक्ट है, और आई पीस के ये फोकस और ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से जा रही है। तो यानी इमेज जब ये इसकी बनाएगा तो कुछ यहाँ बना देगा। एक इमेज यहाँ से निकालो, एक इमेज ऐसे निकालो, तो ये आपके कुछ यहाँ इमेज बनाएगा। समझ पा रहे हो? ये इमेज बड़ी होगी, लेकिन इन्फिनिटी से तो छोटी होगी, बड़ी होगी और इन्फिनिटी से तो छोटी होगी। और यहीं पे हमारा एक आता है न्यूटन का टेलीस्कोप।
न्यूटन टेलीस्कोप, जिसको हम एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बोल देते हैं, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। मान लो मेरे पास ये है न्यूटन का टेलीस्कोप। अब यहाँ पे मैंने कर दिया छेद और यहाँ पे कर दी पॉलिश, यानी एक मिरर है, ये मेरे पास मिरर है, और यहाँ पे रख दिया एक और मिरर। तो यहाँ से जब इन्फिनिटी से जो लाइट आती है मेरे पास, इसको कर दी मैंने बाउंड्री, तो इन्फिनिटी से लाइट आई, यहाँ से टकराई, मिरर पे आई और हमारे पास यहाँ पे आई, और यहाँ से ही मान लो एक लाइट आ रही है, ऐसे आ रही है, और एक यहाँ पे टकरा रही है। यहाँ पे रख देते बेटा हम आई पीस, इसको सर आई पीस बोलते हैं, है ना, आई पीस। और ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स, और ये है मेरे पास कॉनकेव। और यहाँ पे ये न्यूटन का टेलीस्कोप हमारे पास कुछ फ़ायदे करता है। सर कैसे फ़ायदे करता है? यहाँ पे स्फेरिकल एब्रीविएशन कम होती है, मैं आपको लिखवाई देता हूँ वो सारी चीज़ें। अबे ये तो सुन लो ये काम कैसे करता है। यहाँ से देखो लाइट आई, यहाँ से लाइट आई, है ना, लाइट आके इसके ऊपर पड़ी। सर चीज़ें छोटी हो गई, इमेज छोटी हो गई होगी, क्योंकि इमेज इन्फिनिटी से भी आ रही है। हम चांद सितारे को देख रहे हैं तो हमें लाइट अच्छी चाहिए, लाइट अच्छी आई, लाइट यहाँ से आई, इस मिरर पे टकराई और यहाँ से इमेज बन रही है। यहाँ पे देखो एक लाइट आई, यहाँ पे एक लाइट आई, इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। ये हमारा आई पीस है जिससे हम इसकी इमेज को देख सकते हैं। मेरी जान देखो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। नो क्रोमेटिक एब्रीविएशन, यानी कि अगर यहाँ से मैं अलग तरीके की लाइट आ रही है, रेड आ रही है, ब्लू आ रही है, ग्रीन आ रही है, ऑरेंज आ रही है, जैसी भी लाइट आ रही है तो क्या वो यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी? सर रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक डिफ्रैक्शन का पैटर्न होता है। अगर प्रिज्म है, इसके अंदर से एक वाइट लाइट भेज रहा हूँ, तो क्या ये ऐसे टकरा के 7 रंगों में बढ़ जाती है? क्या आपने छोटी क्लास में बताया कि यानी अगर एक वाइट लाइट आ रही है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है। ये कब होता है? जब रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। लेकिन सर क्या यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है? नहीं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो रहा है। यानी रिफ्लेक्शन में हमको कोई भी यहाँ पे लाइट का बटने का कलर देखने को नहीं मिलेगा। अगर व्हाइट लाइट आ रही है तो वो डायरेक्ट व्हाइट लाइट आके हमारे आंखों में व्हाइट लाइट ही जाएगी। यानी अगर एक इमेज मेरे को ब्लू दिख रही है तो ब्लू ही दिखेगी, रेड दिख रही है तो रेड ही दिखेगी, जिसका इसका फायदा। दूसरा जो हमारा है स्पेरिकल एब्रीविएशन, आपके सिलेबस से कर चुका है, पहले पूरा एक टॉपिक था। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो इमेज है बहुत ज़्यादा शार्प आएगी, है ना, या ये जो मेरे पास मिरर है ना बहुत ज़्यादा शार्प इमेज बनाएगा और छोटी, यानी एक हाई रेजोल्यूशन समझ सकते हो। इमेज इज ब्राइटर देन टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में क्या होता है, ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा घट जाती है। लाइट अगर आपने देखा होगा, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और बहुत दूर कहीं लाइट जल रही है भाई, बहुत दूर, तो भाई लाइट यहाँ तक आते आते कम हो जाएगी ना। अगर मैं अपने कमरे की लाइट की बात करूँ तो क्या ये बहुत दूर तक जा रही होगी? नहीं। जहाँ पे अगर मैं इसके पास जाऊँ लाइट तेज़ हो रही है, दूर जाऊँ तो लाइट कम हो रही है। वैसे ही अगर लाइट टेलीस्कोप की बात करें, टेलीस्कोप में क्या हो रहा था सर, एक ये लेंस था, एक ये लेंस था, ये बार बार इमेज बनाता था। बार बार इमेज बनाने से उसकी इंटेंसिटी घट जा रही थी, क्योंकि सर रिफ्रैक्शन भी तो हो रहा है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लेंस के अंदर से लाइट को जाना होता है। लाइट के अंदर, अगर लेंस के अंदर से लाइट जाएगी तो क्या लाइट की स्पीड कम होगी? स्पीड कम होगी तो क्या इंटेंसिटी कम होगी? क्या इमेज खराब आएगी? मैं बोलूँगा हाँ, क्योंकि अगर आप किसी पन्नी में से किसी चीज़ को देख रहे हो, मतलब लेंस में से देख रहे हो, तो उतना क्लियर नहीं दिखता है। अगर जिन लोगों को चश्मा लगाया तो भाई चश्मे से उन्हें इतना क्लियर नहीं दिखता है जितना उन्हें अपनी नेकेड आई से दिखता है, क्योंकि चश्मा को साफ करना पड़ता है ना भाई। ऑब्वियस सी बात है, वो एक मीडियम है, तो वो मीडियम हमको यहाँ देखने को लिए नहीं मिलता है। जो हमारा मिरर होता है, जो रिफ्लेक्शन करता है, या जो यहाँ पे लगे हुए हैं मिरर, ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी इमेज बना लेते हैं। ये समझो यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन का पैटर्न नहीं हो रहा। हाई रिजोल्यूशन कैन बी अचीव बाय लार्ज अपर्चर। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको इतना बड़ा बना दो, इसको इतना बड़ा बना दो, और यहाँ पे एक छोटा सा मिरर लगा दो, इतना भी चलेगा, और इसको बहुत बड़ा कर दो। क्या पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सस्ता आता है, अच्छे सस्ते में बन जाएगा, लेंस महंगे आते हैं। क्या ये सुपीरियर है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे लेंसेज से बढ़िया है। बेटा आज के में जेम्स वेब टेलीस्कोप आया ना, अगर आप साइंस के बच्चे हो, आपको स्पेस में इंटरेस्ट है, जो आगे जाके एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियर वगैरह कुछ ऐसा बनना चाहते हैं, आप जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में सर्च मारना भाई, बहुत तगड़ा टेलीस्कोप है, ये सब कुछ नहीं है। और वो आप पढ़ भी नहीं पाओगे, उसके बारे में आप पढ़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए हायर स्टडी चाहिए। इसीलिए आपको भाई ये सब पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं आपके। आगे जाके नासा का है वो जेम्स वेब टेलीस्कोप, भाई कहाँ की चीज़ें निकाल देता है वो इतना है कि मतलब अगर वो स्पेस में होगा तो आप उसको आपकी लोकेशन निकाल देगा। वो देख लिया कि आपको घर कैसा दिखता है, इतना तगड़ा टेलीस्कोप है वो। लेकिन अभी फिलहाल हम न्यूटन की बात कर रहे हैं, जो कि यार बहुत पुराने बंदे थे, आपको पता है कितने पुराने हैं, तब की बात हो रही है, तो उस समय पे बहुत बड़ी बात हो गई थी। तो मैं बता रहा था कि जितना ज़्यादा अपर्चर होगा उतनी ज़्यादा लाइट आएगी, उतनी ज़्यादा लाइट आएगी। सर लाइट एक जगह पे फोकस होगी तो सर क्या हाई रेजोल्यूशन मिलेगा, यानी धुंधली नहीं होगी, ब्लर नहीं होगी, यहाँ पे भी ब्लर नहीं होगी इमेज, मेरी एकदम क्लियर इमेज बनेगी। अगर तुम अपर्चर को लार्ज ले सकते हो तो लेना। बाकी यस, आज की वीडियो में शायद इतना ही। अभी आप उसके क्वेश्चन वगैरह लगाएं, एंड क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। भाई देखो रे ऑप्टिक्स का जो है
रे ऑप्टिक्स की सबसे लंबी वीडियो है और मेरे ख्याल से वीडियो सबसे ज़्यादा लंबी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और मैं मिलता हूँ वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स ज़रूर देखना भाई और डुअल नेचर भी ज़रूर देखना। साथ ही साथ में अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन की PDF मैं आपको आपके टेलीग्राम पे भेज दूंगा या फिर आप कमेंट कर, मैं आपको जैसे तैसे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी यस, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।